आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। तेरे अंदर के साहस को पहचान लेता है, कोई है जो तेरे हौसलों को उड़ान देता है। छुपा नहीं रह सकता किसी फनकार के अंदर, हर फन परिश्रमी को मैदान देता है। सिर्फ वही बदल सकता है सपनों को हकीकत में, जो शख्स जिंदा दिल रहकर अपनी जान देता है। किस्मत भी कांप उठती है उसकी कोशिशों से, जो शख्स जिंदगी को कर्मों का तूफान देता है। कहने को तो इंसान है सिर्फ मिट्टी का पुतला, हीरा है जो तराशने वाले को शान देता है। यूँ तो कितने इंसान हैं यहाँ एक ही नाम के, अमर है जो मेहनत से नाम को पहचान देता है। हर इंसान की ज़िंदगी एक किताब होती है, कुछ पन्ने संघर्षों के, कुछ सफलता के और कुछ अनुभवों से भरे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी ज़िंदगी कई किताबों की तरह होती है। खेल, पत्रकारिता, सरकारी सेवा और कला जैसे अलग अलग अध्यायों से सजी। आज हम ऐसे ही एक बहुआयामी व्यक्तित्व से बातचीत करने जा रहे हैं, तो आइए मिलते हैं हेम सिंह ठाकुर जी से। चंबा के एक साधारण मोहल्ले से शुरुआत कर हिमाचल की रणजी टीम तक का क्रिकेट सफ़र, फिर पहाड़ी संस्कृति को सहजते वीडियो डायरेक्टर का रूप, सरकारी सेवाओं में अनुभव और अंततः पत्रकारिता के माध्यम से जन चेतना की आवाज़ बन जाना। इन सब में हेम सिंह जी ने वो जो रास्ता तय किया वो सिर्फ प्रेरणादायक ही नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर करता है। सिंह ठाकुर जी ने खेल, पत्रकारिता, सरकारी सेवा और कला जैसी कई क्षेत्रों में काम किया है। आइए जानते हैं उनके अनुभव, संघर्ष और उस दर्शन को जिसने उन्हें एक साधारण इंसान से एक खास पहचान दिलाई। नमस्कार सर, सिटी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू। सर, आपकी जो अनुभवों और संघर्ष से भरी यात्रा है, ये बहुत ही प्रेरणादायक और श्रोताओं को जिज्ञासा से भर देने वाली है। जी जी जी। सर, जैसे कि आपका बचपन चंबा के जुलाकड़ी मोहल्ला में बीता, बिल्कुल। आप उस समय की कुछ खास यादें हमारे साथ साझा करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। देखिए, बचपन की यादें जो होती हैं वो बहुत लंबे समय तक रहती हैं, क्योंकि आज के बचपन और हमारे बचपन में बहुत ही अंतर है। जब हम छोटे छोटे थे तो पहले डलहौजी में रहते थे, उसके बाद हमारे फादर साहब की सर्विस चंबा में ट्रांसफ़र हुई तो हम चंबा में शिफ्ट हो गए, यहाँ पे घर वगैरह हमने डाल लिया। तो बचपन हमारा बहुत ही बढ़िया बीता। एक आपसी भाईचारा होता था, सब छोटे छोटे बच्चे जो आपस में खेलते थे। हमारे खेल भी अलग से होते थे। जैसे अब यादें आती हैं हमें अपने बचपन की, जैसे पिट्ठू गरम बोलते हैं जिसको, बॉल से हमने स्लेट चक्के छोटे छोटे रखने उसको मार के, फिर हमने 20 बोलते हैं जैसे पकड़ पकड़ाई, बहुत सी ऐसी जो खेल होते थे हमें उसकी बहुत याद आती है। क्योंकि आज के दौर में जो बच्चे जो बिल्कुल जो पिछड़ते जा रहे हैं उन चीज़ों से। और भी बहुत सी गेम्स होती थी, जो लड़कियां थी हमारे साथ, जो लड़कियां हमारे साथ पढ़ती थी वो खेलते थे, गाटे जिसको बोलते हैं, गाटे वगैरह खेलते थे। एक माहौल होता था, एक मोहल्ले में पूरा माहौल होता था, एक दूसरे से मिलते थे, एक दूसरे के त्यौहार में शामिल होते थे। जब भी कोई त्यौहार होता था तो छोटे छोटे बच्चे हों चाहे बड़े हों, सभी लोग एक साथ मिलकर उस त्यौहार को मिला। आज भी वैसे ऐसा नहीं है कि आज भी लोग जो हैं एक दूसरे मेल जोल को ख़त्म कर रहे हैं, बढ़ रहा है, लेकिन उस समय के और आज के दौर में बहुत यादें आती हैं हमें। फिर जब हमारे रिजल्ट निकलते थे तो हम मंदिरों में जाते थे, प्रसाद चढ़ाने के लिए जाते थे। एक परंपरा बन थी, जैसे जब भी 31 मार्च को, हमारे टाइम पे 31 मार्च को रिजल्ट निकलता था, तो रिजल्ट निकलना तो सभी बच्चों ने मिठाइयाँ बांटनी, एक दूसरे के घरों में जाके टीचर्स के हमने आशीर्वाद लेने। आजकल ऑनलाइन सब रिजल्ट निकल जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता। ऐसे स्कूल में जाके हम रिजल्ट सुनते थे, पैदल स्कूल जाते थे। हमारे पहले मैं हरदासपुरा में मेरी जो एजुकेशन थी, प्राइमरी एजुकेशन, वो हरदासपुरा में हुई थी, तो हम हरदासपुरा पैदल जाते थे। आजकल तो बसें लगी हुई हैं, तो मेरे पास साइकिल होती थी, छोटा था जब मैं, साइकिल होती तो साइकिल पे जाते थे। मेरी सिस्टर भी थी, वो भी मेरे साथ साइकिल पे जाती थी। तो बहुत यादें हैं। अब अगर गिनाना शुरू कर दो तो सारा इंटरव्यू यादों में ही चला जाएगा। जी सर, आपके परिवार में शिक्षा और सेवा भावना की लंबी परंपरा रही है।
क्या इसका प्रभाव आपके जीवन पर भी पड़ा? जी बिल्कुल, देखिए मेरे परिवार में सभी लोग, चाहे मम्मी हो मेरे, चाहे पापा हो, सभी लोगों ने अच्छी एजुकेशन हासिल की है और बढ़िया नौकरी पे भी रहे हैं। जैसे मेरी बड़े सिस्टर जो हैं, बड़ी बहन जो है मेरी, वो उन्होंने पीएचडी की हुई है और अभी 2-3 साल पहले वो असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स के में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं। और जो मेरी दूसरी नंबर वाली बहन थी, वो लोक निर्माण विभाग में उन्होंने भी ग्रेजुएशन की थी और वो लोक निर्माण विभाग से अभी हाल ही में सेवानिवृत्त हुई हैं। और जो मेरी सबसे छोटी सिस्टर हैं, वो उन्होंने भी ग्रेजुएशन की है और वो अभी जहाँ पे उनकी शादी हुई है हरियाणा गवर्नमेंट में, हरियाणा सरकार में, वो असिस्टेंट लाइब्रेरियन के तौर पे कार्यरत हैं। तो मेरे माताजी भी गवर्नमेंट जॉब में थे, मेरे पिताजी भी गवर्नमेंट जॉब में थे। पिताजी मेरे लोक निर्माण विभाग में रिटायर हुए हैं और माताजी ने भी मेरी मेडिकल लाइन में सर्विस की है। उन्होंने आईजीएमसी शिमला से नर्सिंग की थी और उसके बाद वो उन्होंने भिन्न भिन्न जगह पे जो थे अपनी सेवाएं दी हैं। तो ऐसा माहौल था, पढ़ाई का माहौल हमारे वहाँ था। तो मुझे भी 9th तक तो मैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़ता रहा और जब 10th के बाद थोड़ा सा बहुत सी क्रिकेट की वजह से और भी बहुत से व्यस्तता की वजह से पढ़ाई की तरफ रुझान मेरा कम, क्योंकि मेरे परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो पढ़ाई में उनका रुचि काफ़ी थी और हर कोई जो है वो सरकारी नौकरी कर चुका है। मम्मी ने मेरी माताजी ने जब हम छोटे थे तो पारिवारिक व्यस्तता की वजह से जो थी वो नौकरी छोड़ दी थी। तो बाकी कुल मिलाकर थोड़ा, वैसे तो मैंने भी 10th और हमारे टाइम 11th होती थी, +2 नहीं थी, वहाँ तक किया जो। और कॉलेज जब मैं गया तो कॉलेज जो था मेरा स्पोर्ट्स की वजह से थोड़ा मिस हो गया था। तो इस वजह से फिर भी जितना है वो बढ़िया है, संतुष्ट हूँ मैं। सर, आपने अपनी माँ की नौकरी छोड़ने के निर्णय को कैसे देखा और क्या इसने आपको जीवन में कुछ सिखाया? बिल्कुल, देखिए मेरी माताजी, मैंने बताया आपको पहले कि वो एज ए स्टाफ नर्स के रूप में काम करते थे। वो भिन्न भिन्न जगह पे उन्होंने नौकरी की है, चंबा में भी की है, कुराह में, खजियार में, बहुत सी जगह पे उन्होंने नौकरी की है। और बीच में जब मेरी बड़ी सिस्टर जब पैदा हुए, उसके बाद जो मेरी उससे अगली सिस्टर, मंजली सिस्टर जो थी, वो जब पैदा हुई तो थोड़ी काम में उनकी थोड़ा व्यस्तता बढ़ गई। हमने सुना है, क्योंकि जब मैं पैदा हुआ था तब मेरी मम्मी ने नौकरी छोड़ दी थी। तो उस समय बच्चों की परवरिश जो चल रही थी और उनकी जो व्यस्तता थी अपनी सर्विस के नौकरी के प्रति, तो वो बीच में बहुत आड़े आ रही थी। तो उन्होंने उस समय जो था बच्चों की जो परवरिश पे ज़्यादा ध्यान दिया और अपनी नौकरी को छोड़ दिया, क्योंकि पिताजी भी मेरे नौकरी कर रहे थे। तो उसमें शायद उन्हें फाइनेंस की कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो उन्होंने इस वजह से, जहाँ तक हमें मालूम है, जो हमें बताते थे मेरे मम्मी और पापा, कि उस समय जो था बच्चों को पालने में बहुत दिक्कत हो रही थी। स्कूल बच्चों को भेजना था, 2 बच्चे थे, फिर मैं अभी पैदा नहीं हुआ था, लेकिन उस समय बहुत दिक्कत हो रही थी। तो सबसे प्राथमिकता जो उन्होंने बच्चों की परवरिश के लिए दी कि अगर बच्चों का भविष्य बढ़िया होगा तो जो हमें कामयाबी जो है उनकी, मेरे माँ बाप की कामयाबी तभी होगी जब बच्चे भविष्य। ये वजह थी कि उन्होंने जो थी नौकरी छोड़ी। हम भी सोचते हैं कि अब हमारे भी बच्चे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, तो हमारा भी दायित्व यही बनता है कि पहले उन बच्चों के भविष्य के बारे में सोचा जाए, क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी में खूब मज़े कर लिए हैं और हमारे माँ बाप ने हमें खूब ऐश करवाई है। अब हमारा दायित्व बनता है कि बच्चों के प्रति हम उनका ख्याल रखें जैसे हमारे माँ बाप ने सोचा था। तो ये चीज़ें जो है उनकी हमें बहुत याद आती हैं कि हमारे लिए उन्होंने अपनी गवर्नमेंट जॉब भी छोड़ दी थी। ये जी जी सर, क्रिकेट के प्रति आपकी रुचि कब और कैसे पैदा हुई? जी, क्रिकेट का तो ऐसा है कि जब हम छोटे थे तो यहाँ से मेरे जो जहाँ पे हम रहते हैं मोहल्ला जुलाकड़ी में, वहाँ से 200-300 मीटर हरदासपुरा मोहल्ला का एक पार्क है छोटा सा। तो हम बहुत छोटे होते थे तो वहाँ पर हमारे जो थोड़े सीनियर्स थे
वहाँ पे क्रिकेट खेलते थे। तो हमने वहाँ पे शाम को तय होता था कि 5 बजने और हमने जाके वहाँ पे उनके मैच देखना जाके हमने ऊपर सड़क के किनारे पैराफिट पे बैठ जाना और वहाँ पे उन्होंने खूब इंजॉय होना, लोगों ने खूब मस्ती करनी, उन्होंने डट के क्रिकेट खेलना, 1-2 घंटे क्रिकेट खेलना वहाँ पे और हमने वहाँ बैठ के देखना। तो एक बार ऐसे ही हमारे मोहल्ले के संजय जी हैं एक, वो उन्होंने मेरे को बुलाया, बोला फील्डिंग यहाँ खड़ा हो जा। तो प्लेयर कम थे, बोले यहाँ खड़ा हो जा और बॉल को पकड़। मैंने ठीक है, मैं खड़ा हो गया। तो विकेट कीपर नहीं था उनका, तो मैंने कहा मैं पीछे खड़ा हो जाता हूँ, विकेट कीपिंग के लिए खड़ा हो जाता हूँ। स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ आपको, जहाँ से मैंने क्रिकेट शुरू किया था। तो वहाँ पर संजय जी ने बोला ठीक है, वो थोड़ा पीछे खड़े रहना, बॉल लग सकती है, हार्ड बॉल होती थी उसमें, कॉर्क की बॉल होती थी। तो मैंने वहाँ पे 1-2 बॉल अटैम्प्ट किए तो वो कुछ इम्प्रेस हो गए देख के। और छोटा, काफ़ी छोटा था मैं, मेरे ख्याल में शायद 9th में था मैं, शायद 9th या 10th, 9th में था। तो मैंने जब बॉल को पकड़ा बिना ग्लव्स के तो वो खुश हुए, बोलते इसको ग्लव्स दे दो भाई, ग्लव्स पहना दो इसको। तो मैंने ग्लव्स पहन लिए। तो मैं लग पड़ा कंटिन्यूसली बॉल को पकड़, नेचुरली, जैसे मेरे को सिखाया नहीं था किसी ने, मैं नेचुरली ऐसे बॉल को पकड़ना मैंने शुरू कर दिया। इन बिटवीन ना हम रेगुलर मेरे को वो बुलाना शुरू, उन्होंने खिलाना शुरू कर दिया मेरे को, बैटिंग भी दे देनी मेरे को, विकेट कीपिंग शुरू करवा दी उन्होंने। जो वहाँ पे उनकी टीम में जो विकेट कीपर थे वो आधे टाइम पे उन्होंने विकेट कीपिंग, आधे टाइम मैंने करनी। करते करते उन्होंने मेरे को टीम में डाल लिया अपनी। तो बहुत बड़ी बात थी, वो सीनियर्स थे, हम छोटे से, मैं छोटा सा बच्चा था, तो मेरे को उन्होंने खिला लिया। तो वहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तो चंबा में यहाँ पे बड़ी टीम जो थी ना, जो शायद उस टाइम नाम था उसका अरविंद क्रिकेट क्लब, अभी भी मेरे को याद है। उन्होंने मेरे को देखा कि भाई ये लड़का विकेट कीपिंग अच्छी कर रहा है, तो जो हमारी जो लाकड़ी की टीम थी वहाँ से उन्होंने मेरे को बुला के बोला आप हमारी टीम में खेलो। अब वहाँ पे जैसे वो लड़के जब खेलते थे, जो हमारे सीनियर्स खेलते, तो उनको देख के हमें लगता कि कोई इंडिया की टीम खेल रही है। उस टीम में जो हमारे चंबा के दिग्गज जो जितने भी क्रिकेटर्स हैं ना, वो सारे उस टीम में खेलते थे। और मेरे को वहाँ से ऑफर आया, तो आप खुद अंदाजा लगाइए कितना फीलिंग आई होगी मेरे मन में कि यार मेरे को बुला रहे हैं खेलने के लिए। तो मैं उनकी टीम में चला गया। उसके बाद जो मेरे को इंटरेस्ट पड़ा क्रिकेट का, फिर तो दिन प्रतिदिन करते गए, फिर स्टेट खेला, फिर नेशनल, अंडर 19, अंडर 17, रणजी ट्रॉफी में सिलेक्शन हुई मेरी। काफ़ी तक लंबा समय था वो चलता गया, तब से मेरे को क्रिकेट का शौक़ बढ़ा है। बहुत बढ़िया सर, आपने ज़िला स्तरीय और फिर हिमाचल की अंडर 17 और अंडर 19 टीम में खेला। आपका खेलने का अनुभव कैसा रहा? जी, अनुभव तो बहुत बढ़िया था। जब मैंने पहले बताया कि मैं डिस्ट्रिक्ट टीम में मेरे को सिलेक्ट कर लिया गया था, क्योंकि उस टाइम जो डिस्ट्रिक्ट टीम में प्लेयर थे ना, वो सारे बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलते थे। तो एक किस्म का कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। तो कुदरत की बात है, थोड़ा जो हमारे सीनियर्स हैं उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, और जो हमारे यहाँ के जो कार्यकर्ता, जो हमारे नैयर साहब हैं और जो एसोसिएशन वाले हैं, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। तो उसकी वजह से जो था मेरे को अंडर 17 में डाल दिया उन्होंने। अंडर 17 के बाद अंडर 19 में मेरे को मौका मिला। उसी टाइम जो था मेरे को रणजी ट्रॉफी में भी सिलेक्शन हो गई थी मेरी। तो नैयर साहब जो हमारे उस टाइम के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने, क्योंकि वो चंबा के थे तो ऊना में वो सर्विस करते थे, प्रिंसिपल थे कॉलेज के। तो वहाँ पे जब मैं गया तो उन्होंने मेरे को खेलते हुए देखा, तो उन्होंने मेरे को बुलाया, बोला बेटा तू रणजी ट्रॉफी का ट्रायल दे दे। मैंने रणजी, हमने अभी अंडर 17, हमें बहुत बड़ा, हमें इंडिया क्रिकेट लग रहा था, अंडर 19, अंडर 17। मैंने सर रणजी ट्रॉफी का ट्रायल मैं कैसे दे सकता हूँ? और तू दे, बोले यार चल तू मंडी में ट्रायल है, बोले मंडी आ जा। बोले मैं चला गया, नैयर साहब भी वहाँ थे। तो उन्होंने मेरे को थोड़े टिप्स दिखाए, बोले जो सिलेक्टर्स होते हैं उनको कैसे आपने जो है अट्रैक्ट करना है। उन्होंने मेरे को 1-2 टिप्स बताए कि विकेट कीपिंग में आपने उनको कैसे अट्रैक्ट करना है। हिमाचल प्रदेश की रणजी ट्रॉफी के उस टाइम के टॉप के जो बॉलर थे, 5 बॉलर, उनको उन्होंने लगा दिया ट्रायल पे, और मेरे को बोला तू विकेट कीपिंग करेगा। तो नैयर साहब ने मेरे को इशारा किया, बोला तू
जो भी क्रिकेट के जो होते हैं ना, उसके ऊपर उन्होंने मेरे को फोकस करवाया कि दिखा जरा अपना। तो कुदरती ऊपर वाले की कृपा थी, वो बॉल भी अटैम्प्ट हो गए और वो देख के सारे हैरान हो गए। बोले कहाँ से आ गया लड़का, कौन है? बोले नहीं वो पीछे हटो, बोले मर जाएगा, बोले बॉल लग गई। तो फिर नैयर साहब ने मेरे को इशारे के बोले पीछे हो जा, हो गया, बोले बहुत है, और मेरी टीम में सिलेक्शन हो गई। सारे हैरान, बोले यार पहली बार ट्रायल दिया सिलेक्ट हो गया। रणजी ट्रॉफी में भी दिक्कत आ गई क्योंकि वहाँ पे जो क्रिकेटर्स थे, जो खिलाड़ी थे, वो भी नेशनल स्तर के खिलाड़ी थे, नॉर्थ इंडिया के तक टच करने वाले खिलाड़ी थे। और ख़ासकर मैं विकेट कीपर था, तो विकेट कीपर जो वहाँ था वो बैट्समैन था। तो टीम में तो मेरे को 7 साल कंटिन्यू टीम में सिलेक्शन हो जाती थी मेरी, कभी स्टैंड वाइज में, कभी सिलेक्शन 11 में हो जाना। तो वहाँ पे मौके बड़े कम मिले, 1-2 बार मौका मिला। लेकिन अंडर 17 और अंडर 19 में उस टाइम रणजी ट्रॉफी के बीच में ही ये मैचेस होते थे, अंडर 17 और अंडर 19 के, उसमें मैंने काफ़ी अपना योगदान दिया। और 3 बार मैंने हिमाचल की टीम का नेतृत्व भी किया है, उसमें मेरे को बड़ी खुशी है। तो बड़ा इन्जॉय किया मैंने क्रिकेट का भी। बहुत ही शानदार जर्नी रही है सर आपकी। सर आपने हिमाचल की रणजी टीम में 7 साल बिताए, लेकिन खेलने का ज़्यादा मौका नहीं मिला। उस दौर में आपने खुद को कैसे मोटिवेट रखा? जी बिल्कुल, देखिए 7 साल मैंने रणजी ट्रॉफी की स्टैंडबाजी की टीम में रहा और वैसे भी टीम में रहा। तो 1-2 बार मैं टीम के साथ रहा। वहाँ जो इंटरनेशनल प्लेयर होते हैं, कपिल देव जी हैं, चेतन शर्मा जी हैं, यशपाल शर्मा जी हैं, मनिंदर सिंह जी हैं, वो सारे टीम में आते थे। उनको देख देख के ना बड़ी खुशी मिलती थी। तो मेरे लिए वो ही बहुत होता था, क्योंकि हम उस टाइम मेरी उम्र बहुत कम थी। जब अंडर 17 में, अंडर 19 में खेला था, तभी मेरी सिलेक्शन रणजी ट्रॉफी में हुई थी। तो मेरे को इतना ज़्यादा वो नहीं था कि मैं रणजी ट्रॉफी खेलूँगा जाके। मैं जूनियर क्रिकेट को ज़्यादा खेलना पसंद करता था। हो सकता कि नैयर साहब चाहते तो मुझे खिला भी सकते थे, ऐसी बात नहीं थी। लेकिन वहाँ पे भी कंपटीशन था, मैंने पहले बताया। वहाँ जो लड़के खेलते थे बहुत बढ़िया उनका क्रिकेट था और बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे थे। जब मैं टीम में सेलेक्ट हुआ तो उनका हक पहले बनता था। मैं देखता था क्योंकि वो बढ़िया खेल रहे हैं, तो मुझे लगता था कि नहीं यार मेरे साथ भेदभाव नहीं हो रहा। मेरे को नहीं लग रहा था कि मेरे साथ भेदभाव हो रहा है। लेकिन जूनियर क्रिकेट में मेरे को बहुत मौके मिले और मैंने उस टाइम जब जैसे रणजी ट्रॉफी के मैच होते थे ना, तो उस टाइम ही हमारे अंडर 17 और अंडर 19 की टीम, अंडर 19 के मैच होते थे। और नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ जोन में भी कई बार मैंने कैंप लगाए हैं, 5 के 6 बार नॉर्थ। वहाँ पे जो अब बहुत से इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं जो उसी दौर से निकले थे, तो हमारी कैटेगरी भी अच्छी थी। थोड़ा हिमाचल का, थोड़ा जब हिमाचल का नाम आता है ना जी, वहाँ पे थोड़ा सा बंदा डिसअपॉइंटेड होता है। जैसे रणजी ट्रॉफी की बात की, उससे मेरे को इतनी डिसअपॉइंटेड नहीं होती थी कि मैं नहीं खेला, चलो कोई बात नहीं, जो भाग्य में होता है वही मिलता है। लेकिन जब अंडर 17 हम दिल्ली गए थे, फिरोजशाह कोटला में, मैंने वहाँ पर 48 गेंद में 100 रन किए थे, 100 नॉट आउट था मैं। तो पंजाब के खिलाफ था वो। पंजाब की टीम में रणजी ट्रॉफी के 3 खिलाड़ी बॉलिंग कर रहे थे मेरे को, और वहाँ सामने सेलेक्टर बैठे थे जिन्होंने इंडिया अंडर 17 की सिलेक्शन करनी थी। तो पहले 21 में मेरा नाम आ गया था, वहाँ पे 21 में मेरा नाम आ गया। तो बाद में फिर जब उन्होंने सेलेक्टर ने मेरे को बुलाया, बोले इस लड़के को बुलाओ। यशपाल शर्मा जी वहाँ थे और शायद और अजय शर्मा और यशपाल शर्मा जी वहाँ थे। तो उन्होंने मेरे को बुलाया, बोलते हैं बहुत बढ़िया बेटा, वेल डन, बहुत अच्छा खेला आपने सेंचुरी मारी है। उस टाइम 48 शायद एक रिकॉर्ड था कि 48 गेंदों में फास्टेस्ट 100 जो था वो शायद रिकॉर्ड था। वो शहीद अफरीदी और जो सनत जय सूर्या वगैरह जिन्होंने मारे हैं, वो बाद में मारे। वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट का एक फास्टेस्ट 100 था, 48 गेंदों में 105 रन। और उन्होंने मेरे को बुलाया और बोला बहुत बढ़िया खेला, आप बहुत आगे तक जाओगे बेटा। कहाँ है आपके घर, कहाँ रहते हैं? मैंने कहा सर हिमाचल प्रदेश चंबा में। जैसे ही मैंने हिमाचल प्रदेश चंबा बोला, एकदम उनके रिएक्शन मैंने देखा ना, वो अच्छा ठीक, बहुत बढ़िया, बस ठीक है। जबकि उन्होंने मेरे से अभी तक और भी क्वेश्चन पूछने थे, और भी बात करनी, तो थोड़ा हिमाचल का थोड़ा सा हल्का सा मेरे को लगता है आगे बात होनी हो। जहाँ तक मेरा अनुभव है, मुझे लगता है कि बाकी रणजी ट्रॉफी का मेरे को इतना बुरा नहीं लगा कि मेरे को मौका नहीं मिला।
कोई बात नहीं, एक बार खेला था मैंने, शायद वॉश आउट हो गया था टाइम वो मैच, और एक बार मिला था तो वो मैच भी ड्रॉ हो गया था शायद वो। तो बड़े बड़े मैच जैसे दिल्ली के साथ, हरियाणा के साथ, वो अगर मेरे को मौका मिलता तो कुछ अच्छा लगना था कि मैंने भी नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेला। लेकिन जो जूनियर्स में हमारे साथ लड़के खेल के गए, वही जो इंटरनेशनल मैच में आजकल देखने को मिल रहे थे हमारे समय में। सर, जैसे आप उस दौर में सकारात्मक रहते हुए अपने पथ पर अग्रसर होते रहे और आज आप एक प्रतिष्ठित पद पर हैं, जो कि सराहनीय है। सर, देखा जाए जो आज की यूथ जनरेशन है तो कहीं ना कहीं उनमें मोटिवेशन की बहुत कमी झलकती है। अगर हम सुसाइड रेट्स का डाटा उठाएं तो उसमें अधिकतर 15 से 24 वर्ष के यूथ हैं। ड्यू टू स्टडी प्रॉब्लम या स्टडी प्रेशर और हेल्थ इश्यूज़ और अदर प्रॉब्लम्स दे अटेम्प्ट सुसाइड। तो सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आजकल सुनने को आता है, अक्सर जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, वो कई लोग तो पढ़ाई से बिल्कुल भिन्न हैं, लेकिन जो बिल्कुल पढ़ाई की तरफ उनका प्रेशर होता है, माँ बाप भी कई बार बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेशराइज करते हैं कि ये आपने बनना ही बनना है। अगर डॉक्टर है तो मैंने डॉक्टर ही बनाना है तेरे को, अगर तू इंजीनियर है तो इंजीनियर ही बनाना है। इस तरह का प्रेशर जो है ना बच्चों पे बहुत असर करता है। अब उसके दिमाग में माइंडसेट होता है कि बच्चे को माँ बाप ने बोला है बेटा तूने इंजीनियर बनना है, तूने डॉक्टर बनना है। अब बच्चे के दिमाग में होता है मेरे माँ बाप मेरे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि वहाँ पर अगर वो हल्का सा विचलित हो जाए ना, उसके दिमाग में वही बात आती है, क्योंकि बचपन में आप जिस तरह से जिस चीज़ में ढलते हैं ना वो लास्ट तक चलती है। जैसे सुबह बात कर रहे थे कि अगर किसी की हैंडराइटिंग बचपन में वो खुशखत बोलते हैं ना, लिखना है उसको, तो वो लिखते हैं ना, जो बढ़िया जिसकी हैंडराइटिंग बड़ी हो जाती है वो जीवन भर रहती है। एक नेचुरल है, एक प्राकृतिक वो है। उसके बाद आप चाहो तो आपका हैंडराइटिंग कभी सुंदर नहीं हो सकता है। उसी तरह बच्चे के दिमाग में जब ये डाल दिया जाता है कि आपने डॉक्टर ही बनना है, आपने इंजीनियर ही बनना है, या आपने क्रिकेटर बनना, खेल, वो देख सचिन तेंदुलकर कैसे खेलता है, तू भी खेल। फिर जब बच्चा वहाँ पे जब उस समय निराश होता है तो बोलता है, उसके दिमाग में ये आता है कि मैंने यार बनना था, मेरे माँ बाप ने मुझे ये बनाना है और उनकी जो इच्छा है वो ये है और मैं नहीं बन पा रहा हूँ। एक वो वजह होती है कि बच्चे उस टाइम बहुत टूट जाते हैं और वो सोचते हैं कि यार हम क्या करें अब, ठीक है। दूसरा ये होता है कि जैसे कंपटीशन है बच्चों में कंपटीशन है, उसके इर्द गिर्द पढ़ाई का माहौल नहीं है, लेकिन स्कूल में कंपटीशन है। 4 बच्चे हैं, 4, एक 90 है, एक 80 है, एक 70 है। वो जो बेचारा मिडिल क्लास होता है उसको कई बार पढ़ने का मौका नहीं मिलता है, किताबें नहीं होती हैं उसके पास। आजकल तो खैर सरकार द्वारा बहुत सी फ्री में शिक्षा हो रही है, बहुत कुछ हो रही है, लेकिन उससे पहले के जो युवा थे उनको बड़ी दिक्कत आती थी। जब उन्हें पढ़ाई में दिक्कत आती थी तो कई लोग कुछ भी बनना चाहते थे, इंजीनियर बनना चाहते थे, वहाँ उनके पास पैसे नहीं होते थे। फिर वो सोचते हैं ना कि यार ये गलत हो गया है, फिर वो नशे की तरफ चले जाते हैं। जैसे कोई डिप्रेशन में आया, यार मेरे से ये नहीं हो पाया, मेरे माँ बाप ने मेरे को बोला था लेकिन मेरे से ये हो नहीं पाया। कई लोग तो शुगल मेले में नशा करते हैं, कई उस जगह फंसते हैं। फिर जब वो नशे की गत में चले जाएं तो समझो कि वो तो फिर मिट्टी हो गया काम। ऐसे तो थोड़ा सा वो योगा करे, थोड़ा सा दिमाग अपना फ्रेश रखने के लिए मेडिटेशन करें। अगर आपके दिमाग में कोई ऐसे विचार आ रहे हैं तो आप अगर भक्ति करते हैं तो भक्ति की तरफ चले जाइए। अपने मम्मी पापा के साथ टाइम एक्सपेंड कीजिए, उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स बताइए, छुपानी क्यों है। देख लो मम्मी मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो आपको कोई ख़त्म ही थोड़ी कर देंगे। एक बार अपने माँ बाप के साथ डिस्कस ज़रूर करनी चाहिए, नहीं तो आप बिल्कुल डिप्रेशन में जाते जाएंगे, फिर आप नशे में जाएंगे, नशे में फंस जाएंगे, फिर वो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको सुसाइड करना पड़ जाएगा। बहुत से ऐसे हमारे मित्र भी हैं जो इस वजह से जो है वो नशे की तरफ गए, और कई तो शुगल की तरह, जैसे भाईचारा बैठा है वो एंजॉय कर रहे हैं, वो ले भाई ट्राई करिए, करते तो इसकी तरफ नशे की तरफ सरकार भी कर रही है, बहुत सी जागरूक कर रही है लोगों को। पर युवा वर्ग जो है ना, उसको, जो माँ बाप को भी चाहिए कि जो बच्चा चाहता है ना उसको वही करे। अब मैं अपनी बात बताता हूँ। जब मैं
क्रिकेट खेल रहा था, तो जब नेशनल क्रिकेट होते हैं तो नेशनल क्रिकेट में एक फ़ायदा होता है कि आपको नौकरी की चिंता नहीं रहती है, आप नौकरी आपके पास आती हैं। तब पापा ने मेरे सोचा कि यार ये तो क्रिकेट के चक्कर में पड़ा हुआ है, 2-2 3-3 महीने बाहर रह रहा है, घर में तो टिकता ही नहीं है ये, इसको बॉन्ड करते हैं। उन्होंने मेरे को पीडब्ल्यूडी में जॉब दिलवा दी। 4 साल तक मैं पीडब्ल्यूडी में जॉब भी करता रहा, खेलता भी रहा, जॉब भी करता रहा। वहाँ पे लड़ाई झगड़े ये वो पूरा एंजॉय था, पूरे मज़े लिए मैंने। तो उसके बाद ना जाना मैंने लापरवाही थी, तो पापा ने देखा कि वो भी पीडब्ल्यू में अधिकारी थे, तो वहाँ पे भी सोच विचार था उनका कि यार ये तो बेइज्जती की बात है, ये बड़ा लड़का तेरा आता नहीं है, आज मैच खेलने चला गया, वहाँ पे मेरी प्रेजेंट होनी, वहाँ पे मैंने मैच होना खेल रहे, तो ये दिक्कत लगी आने। फिर उन्होंने छोड़ दिया, चल जो करना कर। फिर वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का टूर्नामेंट था एक क्रिकेट का, तो मैं अच्छे क्रिकेट में अच्छा था, मैं नेचुरल टैलेंट था मेरे को। जो मेरे साथ क्रिकेट खेलते थे लड़के, शायद उनको सतीश मेहरा जी हैं, उन्होंने चीफ इंजीनियर को बोले इस लड़के को हमने टीम में लेना है, तो इसको जो है। फिर वहाँ दिक्कत थी कि आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में अगर सर्विस कर रहे हैं, कार्य रहता है, तब आप खेल सकते हैं। उन्होंने मेरे को इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में डाल दिया, बोला ठीक है चल भाई तू इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का वर्कर। प्रॉपर स्ट्रोल वगैरह में डाल के प्रॉपर नौकरी उन्होंने मेरे को डाके, अपॉइंटमेंट लेटर दे के, और मैंने क्रिकेट खेलने चला गया। मैं मंडी गए थे, शायद मंडी या सोलन गए थे। एक साल वहाँ खेला, 6-7 महीने नौकरी चली हो, फिर मैंने वहाँ जाना भी छोड़ दिया। बोलते यार इतनी अच्छी तरह को नौकरी मिली है, कम से कम ऑफिस तो चक्कर लगा जाया कर। तो मेरा वही था, कभी दिल्ली, कभी ऊना, कभी हरियाणा, कभी क्रिकेट चला हुआ था कंटिन्यू। फिर मम्मी डैडी ने भी मेरे को ज़्यादा फोर्स नहीं किया। इन बिटवीन पुलिस की भर्ती हुई, पुलिस की भर्ती में मेरे को बुलाया। वहाँ पे जब हम क्रिकेट खेलते थे तो जो अधिकारी, उच्च अधिकारी होते थे, डीएसपी लेवल के, एसपी लेवल के, तो वो हमें देखते थे, उनके साथ भी हमारा परिचय था। तो उन्होंने बोले यार तेरे को पुलिस में भर्ती करते हैं यार, तू बोले बड़ा अच्छा ताजा, बोले तू सिलेक्ट, बोले पुलिस की भर्ती हुई। तो मेरे को उन्होंने नाम डाल दिया, और उन्होंने पता नहीं उस टाइम ट्रेनिंग थी 3 महीने की, जुनगा में थी कि पता नहीं कहीं थी, किसको में थी, कहीं थी, तो मैं वहाँ गया ही नहीं। तो मेरे को बोलते यार कमाल कर रहा है, बोले यार आज लोग नौकरी के लिए तरते तो जा ही नहीं रहा है। बोले वो मैंने सर घर वाले नहीं भेज रहे हैं। मैंने वो बहाना बनाया था घर वालों ने, तो मैंने उनको तो बोला भी नहीं था कि ऐसे ऐसे मेरी सिलेक्शन उसमें हो गई है। फिर मैं एनसीसी में, मैं शूटिंग में मैं फर्स्ट आया था। तो वहाँ पे एक ब्रिगेडियर जी मेरे को मिले थे, और धर्मशाला में मिले वो मेरे को। जब मेरे कोच थे तो उन्होंने बोला कि हमारे आर्मी का एक वो है टूर्नामेंट है, आप आइए और वहाँ पे थोड़ा सा हमें गाइड कीजिए। तो उन्होंने मेरे को बुला के बड़ी रिस्पेक्ट दी, वहाँ पे एज ए नेशनल क्रिकेटर रिस्पेक्ट मिली मेरे को। तो मैंने पूरा जो अरेंजमेंट किया उनका, वहाँ पे मेरे को बोला आप आर्मी में, आपको आर्मी में मिलेंगे, अच्छी ऑफिसर, एज ए ऑफिसर रखेंगे आपको। मैंने कहा ठीक है जी, हो जाएगा, कोई नहीं। ऑफिसर का नाम आया तो थोड़ा सा हो गया। तो उन्होंने जी जब उन्होंने बोले भर्ती होगी ना तो आपने आ जाना है इधर, बस आपने। फिर मैं चला गया, धर्मशाला ही था, पापा मेरे धर्मशाला सर्विस करते थे, मैं वहाँ चला गया। वो बात बता रहा हूँ कि माँ बाप को बच्चों के ऊपर कोई वर्डन नहीं डाले, ये मैं इसलिए आपको बात बता रहा हूँ। उन्होंने बोला चल ठीक है तू आर्मी में जाना, जा आर्मी में। मम्मी बोलते यार एक बेटा है आर्मी में चला जाएगा, तेरे को पीडब्ल्यूडी की नौकरी बढ़िया लगी थी, ये तू इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की नौकरी छोड़ के आर्मी में जा रहा, बोले या पुलिस में भर्ती हो जाना तुम्हें। मेरे को बड़ा गुस्सा किया उन्होंने। सिस्टर वगैरह मेरी बॉदर नहीं करती, बोला जो करना कर, मजे ले तू ऐस कर। पापा भी नहीं मेरे को बोलते थे, मम्मी थोड़े से थे इस विषय में ना कि बेटा ज़्यादा वो नहीं करना। फिर उन्होंने वैसे तो मेरा नाम तो डाल दिया वहाँ पे आर्मी में, पर मैं गया नहीं वहाँ भी। फिर वो फ़ोन आया मेरे को, उनका टेलीफोन थे उस टाइम, मोबाइल नहीं थे, घर में फ़ोन आया, बोलते यार बहुत आप केयर लेज़ी मैन, बोले यू आर वेरी लेज़ी मैन, बोले आपने बहुत गलत किया, ये आर्मी की नौकरी अब करते तो आपने बोले कैप्टन वो रिटायर होना, बोले कमाल कर रहे, बोले एम जी आप हद होगी, बोले इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको दे रहे हैं हम। मैंने सर वो मेरे को ना मम्मी नहीं भेज रहे हैं, मम्मी नाराज़ हो गए मेरे। अच्छा बोले ठीक है। फिर वो वही, फिर वो जब हम दिल्ली में जब मैं खेला तो वहाँ पे दिल्ली में ना इंडियन ऑयल में एक मेरे साथ लड़का खेलता था, उसके जो इंडियन ऑयल के जनरल मैनेजर थे ना,
उन्होंने बोला कि यार आप लोग, आपको ना उनका जो बड़ा बेटा था वो भी इंडियन ऑयल में था, बोले आपको यहाँ सर्विस देंगे, आप यहाँ, उन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर, बोले एड्रेस लिया मेरा घर, उस टाइम डाक के द्वारा आते थे, अपॉइंटमेंट लेटर घर में आ गया। डैडी ने पढ़ा ना, वो बोले ये क्या करिया है, उन्होंने चुपचाप फाड़ दिया। बोले मम्मी ने बोले है क्या, बोले एक नौकरी छड़दा, दूसरी छड़दा, तीसरी छड़दा, चक्कर क्या है, बोले ये नेशनल प्लेयर होंगे ना, नजायज़ फ़ायदा उठाता, बोले नहीं ये नेशनल प्लेयर होते हैं, इनको बोले नौकरी बोले खुद देते हैं, तो ये पुलिस और आर्मी वाले तो बोले इनको बुला रहे होते हैं वहाँ पे। अब इंडियन ऑयल में इन्होंने सर्विसेज की तरफ से खेलना होगा तो ये बोले कि इसको बुलाओ। वहाँ से जो रणजी ट्रॉफी के और इंटरनेशनल प्लेयर थे उनके साथ मैंने 2-3 महीने खेला उनके साथ दिल्ली में, जैसे मनोज प्रभाकर हैं, अतुल बालशन, मनिंदर सिंह, अजय शर्मा, ये इनके साथ में वहाँ क्रिकेट खेला, बड़ा अच्छा, बड़ा मज़ा आया वहाँ पे। जैसे इंटरनेशनल प्लेयर हैं उनके साथ खेल रहे हैं, आप सोचो कितना अच्छा लगता है। उन्होंने बोला इसको इंडियन ऑयल में डाल दो, दिल्ली आ जा बेटा, हमारे साथ सोनेट क्लब में खेलेगा तो। मेरा ठीक है। उन्होंने मैच अम्बा आ गया, मेरे को पता नहीं था, महीने बाद वो लेटर घर में पहुँच गया। मम्मी ने बोला, बोले क्या है, बोले अच्छा नेशनल प्लेयर है, बोले इसलिए ऐसे ऐसी। और आप हैरान होंगे, मम्मी ने वो मेरे सारे सर्टिफिकेट लिए नेशनल के और करो कर दिए। ला बोले ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। बोले तेरे को, बोले इतने मजे की नौकरी लगी थी चंबे हैं, PWD में नौकरी लगाया थी जो बाबे ने तेरे, और तू बोले अबे चले आ बड़े इंडियन ऑयल जाना बढ़ा। उस टाइम ना ज़्यादा पैसे का भी किसी को लालच नहीं था, प्यार भाव था, बच्चों को अपने साथ रखना चाहते थे माँ बाप। और मैं कि एक बेटा था, मेरी 3 बहनें थी, तो लाडला भी रखा हुआ था। तो मम्मी ने बोला नहीं जाना, तूने नहीं जाना, कोई इंडियन ऑयल नहीं, कैंसिल, बोला सारा कुछ। और फिर ये मेरा था कि थोड़ा बोले नहीं तो फिर अच्छा, फिर वो क्या हुआ बाद में, बोला अच्छा नौकरी नहीं करेगा ना। फिर मैंने बोला, मैंने कहा मैंने नहीं करनी नौकरी, मैंने आज के बाद नौकरी करनी नहीं, कोई जहाँ भी आके मैं बात नहीं करूँगा। फिर उन्होंने घर के बाहर एक दुकान बना दी और वो दुकान भी बढ़िया चली, स्टेशनरी का काम और ठीक ठाक हाई लेवल का काम शुरू हो गया। और बीच में जब काम शुरू होना और फिर मेरा मैच होना तो मैंने चले जाना। और पीछे मम्मी ने और डैडी ने वो फा भेड़ो क्या है, दुकान बंद होगी। और यार बोलने का मतलब है कि उन्होंने मेरे पर कोई प्रेशर नहीं डाला और ऊपर वाले की कृपा से ईमानदारी से हम काम कर रहे हैं और किसी चीज़ की कमी भी नहीं है। ये मेरा जो था वो, क्योंकि बच्चों को आपने जैसे बोला ना कि जैसे बच्चे आजकल डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, नशे की तरफ जा रहे हैं, ये कारण है कि माँ बाप का भी फ़र्ज बनता है कि बच्चों को वही जो बच्चे चाहते हैं, ये नहीं कि पूरी तरह से कि बच्चे ने बोला मैंने यही करना है, ऐसा भी नहीं है कि वो बच्चे का इंटरेस्ट किस में है। अब मेरे बच्चे का मेरे को पता था कि मेरे बच्चे का इंटरेस्ट इसमें है। मेरी बेटी डॉक्टर बनना बोले डॉक्टर बन जाओ, मतलब बन जाओ डॉक्टर। PMT में क्लियर कर गई, सीट निकाल दी उसने। लेकिन जब 6 महीने बाद बोलती मैंने नहीं बनना डॉक्टर, तो मैंने बोला चल क्या बनना तूने। फिर वो एग्रीकल्चर की उसमें चली गई, उसको वहाँ अच्छा लग रहा था, हमने नहीं रोका उसको। हो सकता कि अगर उसको जबरन बोलते थे कि डॉक्टर ही बनना है तो कुछ और का और हो जाता वहाँ पे। तो ये चीज़ें होती हैं कि बच्चों को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। बच्चे अगर बचपन से आप माँ बाप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि बचपन में अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होगी तो ताउम्र चलती है, नेचुरल है वो। चाहे आप जितने मर्जी इंटेलिजेंट है ना, अगर आपका जो हैंड राइटिंग बचपन में चला ना वो लास्ट तक चलेगा आपका। कोई बढ़िया करके दिखा दें, जो बन गया है वो बन गया है, जो बिगड़ गया वो बिगड़ा ही रहेगा, कभी नहीं बनेगा। आप चाहे जितने IAS ऑफिसर होंगे, HAS ऑफिसर होंगे, आपका हैंड राइटिंग वही होगा। वैसे ही बच्चे को जो बचपन में माँ बाप परवरिश देते हैं, अपने माँ बाप को भी चाहिए कि बच्चों के साथ रहें। अब ये जो नशे का प्रचलन हो रहा है, बच्चे अकेलापन महसूस करते हैं ना। अब माँ भी नौकरी कर रही है, बाप भी नौकरी कर रहा है, तो बच्चों के साथ टाइम एक्सपेंड नहीं हो रहा है। बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रहे हैं, क्या वहाँ पे हो रहा है? आप कर रहे हैं चेक? नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे देखो जाके कि बच्चे क्या कर रहे हैं, वो किस संगति में जा रहे हैं। वो गलत संगति में पड़ेगा वो यार, अब अच्छे घर के बच्चे ही ज़्यादा बिगड़ते हैं। जब उस बच्चे को पता चलेगा कि मेरे माँ बाप का रुतबा ऐसा है और मैं इस तरफ चला गया हूँ, जब तक उसको एहसास होता है मैं गलत दिशा में चला गया, तब तक वो देरी होती है। फिर वो जो है, कई लोग इस वजह से भी जो है ये
सुसाइड अटैम्प्ट करते हैं कि यार मैंने गलत चला गया, मेरे मम्मी डैडी की बेइज्जती होगी, अब मैं, कई बोलते हैं मम्मी डैडी मेरे को डॉक्टर बनाना चाहते थे, मैं नहीं बना, कई बोलते हैं कि हम ये मेरे साथ ये पढ़ रहा था, इसके 90% हो गए, मेरे तो 60 हो गए, या मैं फेल हो गया। तो ये कारण होते हैं। तो बच्चों को, माँ बाप को चाहिए कि बचपन से बच्चों को अपने साथ रखें का मतलब ये नहीं है कि 24 घंटे अपने साथ ही रखें, उनको टाइम दें, टाइम टेबल बनाएं। तो बच्चे जैसे पढ़ रहे हैं तो उसके जो फादर हैं वो भी आके उसको कम से कम 1 घंटा तो अपने बच्चे के लिए दें। मानो जितना मर्जी आप शाम को, जब कोई बिजनेसमैन है शाम को 8-9 बजे दुकान बंद करके आएगा, आके देखें कि बच्चा क्या कर रहा है, बेटे दिखा किताब, ऐसे ही जनरली बात करें। फिर वो बच्चा आपसे कोई ना कोई बात ज़रूर करेगा। ऐसा नहीं है कि वो बच्चे छुपाते। जब आप बच्चों के साथ बात ही नहीं करेंगे तो आपके साथ बच्चे क्यों फिर आपके साथ बात शेयर करेंगे? बच्चे फिर उसी को सच्चाई समझते हैं कि हमारे साथ वो अंकल ने बड़ी अच्छी बात की तो वो हमारे साथ बहुत अच्छे हैं। लेकिन सच्चाई माँ बाप ही है, माँ बाप ही सच्चाई है और माँ बाप के बच्चे ही सच्चाई है। ये है सर, बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपने इसे अपनी पर्सनल लाइफ के साथ जोड़ के एक्सप्लेन किया और अदर एग्जांपल्स दे के इस सोसाइटल इशू को एक्सप्लेन किया। और सर आगे बढ़ते हैं। और सर आपने इतनी सारी नौकरियां और इंडियन ऑयल जैसी प्रतिष्ठित संस्था से नौकरी का प्रस्ताव मिलने के बावजूद आपने मना कर दिया, इसके पीछे आपकी सोच क्या थी? जी बिल्कुल मैंने बताया ना आपको, उस टाइम हमें नहीं था इतना, जैसे इंडियन ऑयल हो गया, ये सरकारी नौकरी हुई, इतना हमारे को इतना वो इंटरेस्ट ही नहीं था। जिसे कहते हैं ना लापरवाह थे हम। तो आज के दौर में अब हम सोचते हैं कि इंडियन ऑयल जैसी PWD में भी अगर नौकरी कर रहा था तो आज मैं शायद इंजीनियर होता। और उसके बाद जैसे जैसे दिन बीतते गए ना तो ये चीज़ें हमने अपने उस सोच में आने नहीं दी मैंने, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि जो भी काम करो ना, अगर आपको पसंद है ना तो करो, नहीं करना तो मत करो। जब तक आपके माँ बाप आपके ऊपर प्रेशर नहीं डालेंगे ना, आप कुछ भी कर सकते हैं। सोर्स खुद निकलते हैं, ईमानदारी से काम करेंगे सोर्स खुद निकलते हैं। एक नौकरी गई थी, दूसरी आ गई थी, दूसरी गई थी, तीसरी आ गई थी, और भी कहीं से करना चाहता मैं नौकरी तो कर सकता था। हाँ, थोड़ा सा ये है कि अब आजकल जैसे सोच रहे हैं ना हम कि भाई बच्चों को क्रिकेटर बनाओ नौकरी मिल जाती है, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि आप जबरन किसी को नहीं कर सकते हैं। हमारा टाइम था, हम नेचुरल थे, हमें सिखाया नहीं, कुदरती थी, ऊपर वाले की कृपा थी तो हो गए। तो ये जितनी भी नौकरियाँ आई तो मेरे को इतना अफसोस नहीं है इस चीज़ का कि मैंने ये छोड़ दिया, ये पकड़ा, ये इंडियन ऑयल, ये वो, कोई ऐसी बात नहीं थी। हाँ, उसके बाद फिर क्रिकेट में मैंने देखा कि भाई क्रिकेट अब कुछ नहीं है, बहुत खेल लिया, तो वहाँ पे भी मैंने फिर धीरे धीरे यहाँ पे लोकल खेलते रहे। फिर मैं डायरेक्शन की तरफ चला गया, म्यूज़िक की तरफ थोड़ा सा रुझान था, गाने वगैरह, हम जब क्रिकेट में थे तो गाने वगैरह गाते थे, थोड़ा म्यूज़िक की तरफ मेरा रुझान चला गया, तो मैं उसकी तरफ चला। सर, क्रिकेट छोड़ने के बाद आपने वीडियो डायरेक्शन की ओर रुख किया, ये बदलाव कैसे आया? जी बिल्कुल, देखिए जब मैंने नेशनल क्रिकेट छोड़ा था, जब मैं नेशनल क्रिकेट से मेरा रुझान कम हो गया था, लोकल क्रिकेट की तरफ ज़्यादा था, तो उस टाइम जैसे जब हम नेशनल क्रिकेट में थे तो जो रणजी ट्रॉफी में शक्ति सिंह जी नाम के एक बहुत अच्छे खिलाड़ी, बहुत अच्छे बॉलर थे, मीडियम फास्ट बॉलर, वो बड़ा अच्छा गाना गाते थे, बहुत बढ़िया गाना गाते थे। एक बिलासपुर से थे, नाम मेरे को भूल रहा है, वो चब्बा जी थे, कुछ नाम भूल रहा है, वो भी अच्छा गाना गाते थे। तो फिर एक माहौल बनता था शाम को, तो मेरे को वहाँ से गाने का शौक़ भी बढ़ गया। आवाज़ इतनी अच्छी तो थी नहीं, लेकिन गाने का था। और फिर धीरे धीरे देखते देखते स्कूल टाइम में हमारे आदरणीय श्री अमीन शेख चिश्ती जी, जो लोक संपर्क विभाग में कार्यरत थे, वहाँ से सेवानिवृत्त हुए हैं DPRO के पद से, उन्होंने वहाँ पर हमें वन एक्ट प्ले में हिस्सा दिलाया था। स्टार्टिंग वहाँ से हुई थी, तो वो उससे भी मैं जुड़ा था। जब हम क्रिकेट वगैरह खेलते उससे पहले, तो वन एक्ट प्ले में हम जीते थे टूर्नामेंट, स्टेट लेवल भी जीते थे।
तो नेशनल में भी सिलेक्शन हुई थी, गए नहीं थे लेकिन नेशनल में भी सिलेक्शन हुई थी उसकी। तो वहाँ से देखते देखते जो है हमें, फिर मैं इस तरफ चला गया, क्रिकेट के बाद सीधे इस तरफ। तो वहाँ पे फिर पहाड़ी एल्बम का भी प्रचलन शुरू नहीं हुआ था। पहाड़ी एल्बम शायद ही बनी हो, मेरे को नहीं लगता कि बनी होगी। छोटे छोटे कैमरे होते थे, हमने वहाँ पे वीडियो शूट करनी। अमीन चिश्ती जी ने चढ़ा, उनकी मैडम थे चिश्ती जी के, वो सिंगर, अच्छे सिंगर हैं, उनकी एल्बम होनी, हमने वहाँ खूब मौज, पता नहीं कितनी एल्बम डायरेक्ट कर दी मैंने वहाँ पे। तो वो सिस्टम जो था वो चलता गया आगे। जी सर, आपने पहाड़ी संस्कृति को लेकर कई एल्बम डायरेक्ट की, इस अनुभव को आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, देखिए उसमें भी मेरा अनुभव काफ़ी बढ़िया रहा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि आदरणीय श्री अमीन शेख चिश्ती जी के साथ मैंने काम किया था स्कूल टाइम में। तो उसी वक्त जो था हमारे मीनू भाई जी थे, अमीन शेख चिश्ती जी थे, तो एक बन गया, एक माहौल बन गया था उस टाइम। तो मीनू भाई जी ज़्यादा एक क्रिएटिव है इस मामले में, और वो इस फील्ड से जुड़े हैं, अमीन शेख चिश्ती जी। तो हमारी एक टीम बन गई थी। तो डायरेक्शन उस टाइम, जैसे हमारे पहाड़ी संगीत जो था ना, बहुत रिच संगीत है हमारा, चंबा का जो कल्चर है, इसके गाने, पीयूष राज जी के गाने थे, हमारे जो धर्मशाला से जो गायक हैं सुनील राणा जी, उनके गाने हैं, शेर सिंह जी हैं। तो उस टाइम से ही हमने ये स्टार्ट कर दिया था, जब मीनू भाई जी ने सबसे पहली वीडियो एल्बम शेर सिंह जी की बनाई थी। तो उस टाइम हम डायरेक्शन मेरी नहीं थी, वो अपने मीनू भाई जी की डायरेक्शन थी। उन्होंने शेर सिंह जी का गाना था एक, वहाँ पे भलई माता में शूट कर दिया। फिर उन्होंने एक 2-3 हमारे आर्टिस्ट थे लड़के, वो नदी के किनारे जाके वहाँ पे गाने शूट करने, पहाड़ों पे जाके हमने वादियों को, उस टाइम ये वीडियो का प्रचलन नहीं था, ये जो मुंबई लेवल का वहाँ फीचर फिल्में बनती थी, ये वीडियो एल्बम का प्रचलन नहीं था, लेकिन हमने यहाँ पे वो गाने जो थे वो शूट करना स्टार्ट कर दिए थे। तो धीरे धीरे वो जो हमारी हिमाचल की संस्कृति थी, उसमें गाने जो थे उनको हमने बचाना था, क्योंकि इतना मेरे को संस्कृति के बारे में इतना नॉलेज था नहीं, लेकिन उनके साथ रह के मेरे को भी मालूम हुआ कि ये जो गाने हैं ये बड़े उच्च स्तर के गाने हैं, और इनको प्रिजर्व करना हमारे जो है जिम्मेवारी है। तो उनको हमने वीडियो एल्बम के माध्यम से जो था वो प्रिजर्व करना शुरू कर दिया था। तो धीरे धीरे वो एल्बम बनती गई, फिर खुद गाने लिखे उन्होंने। फिर हमारे वो जो हमारे मीनू भाई हैं, उनकी भी इंटरेस्ट था इसमें, उन्होंने गाना वहाँ से मैंने उनके साथ चले जाना। फिर टीम थी हमारी पूरी, फिर कंपनी है एक कांगड़ा से कंपनी है एक GMC, उनके लिए हमने काम किया। तो इस तरह से हमने सोचा कि अपने जो हमारा कल्चर है इसे बचाना जरूरी है, और ये वीडियो एल्बम का ट्रेंड शुरू करना भी हमारा जो था वो पहला मकसद था कि हमने ये वीडियो एल्बम में स्टार्ट करने वाला, हमें बनाई भी, हमने काफ़ी बनाई है। सर, क्या आपको कभी लगा कि कला और संस्कृति को लेकर लोगों में रुचि कम हो रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए जैसे आपने कहा कि जो युवा वर्ग है, हमारा युवा पीढ़ी है, वो धीरे धीरे कला की तरफ, जो हमारी प्राचीन कला जिसे कह सकते हैं, हमारी धरोहरें हैं, उनकी तरफ रुझान बहुत कम हो रहा है। आप चंबा में देखिए, आप जैसे इतने मेले होते हैं, इतनी यात्राएं होती हैं, किसी को पता ही नहीं है। अब मनी महेश यात्रा को ही एक लोग देते हैं तवज्जो कि मनी महेश जाना। यहाँ पे देखिए चंबा में हर महीने कोई ना कोई मेला भी होता है, ये भी हमारी एक कला संस्कृति का हिस्सा है। अब यहाँ पे एक अभी हाल ही में करीब 5-6 दिन पहले एक रथनी का मेला होता है, पता ही नहीं है किसी को, कोई बताता ही नहीं है, टाइम ही नहीं है किसी के पास। माँ बाप को भी पता ही नहीं है कि हमारे कई माँ बाप को भी नहीं पता होगा कि चंबा में रथनी के मेले का क्या मतलब है। और इस बार तो उसकी परंपरा भी नहीं निभाएगी। एक रथ होता है, एक रथनी होती है। आप जैसे जो रथ है वो नीचे से चलता है, वो पे एक चिन्ह बनाते हैं, पेटी उसको डब्बा जैसा, वो भस्मासुर का, उसको जीवादान दिया भस्मासुर का प्रतीक होता है। और रथनी जो है वो भगवान विष्णु का मोहिनी रूप होती है। वो फिर जैसे राजा महाराजा के टाइम में, बहुत लंबी कहानी है, उन्होंने जब यहाँ पे भूत प्रेतों का वास था तो उन्होंने ये
जो उनके पुरोहित थे उन्होंने बताया कि इस रस्म को निभाओ तो उससे भूत प्रेत में शांति होगी। ये बहुत लंबी कहानी है, लेकिन मैं छोटा सा आपको बता रहा हूँ। फिर उन्होंने वो परंपरा शुरू कर दी। भगवान विष्णु का मोहिनी रूप रथ वहाँ से चलता है लक्ष्मीनारायण मंदिर से, और जो रथ होता है वो हरिराय मंदिर से चलता है, और बीच में उसको टकराते हैं चौक, मुख्य चौक, हमारे चंबा का मुख्य चौक, वहाँ पे उसको टकराते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि जब इन दोनों की टक्कर होती है तो भस्मासुर का नाश हो जाता है, तो सारा साल सुख समृद्धि। एक हमारे जीवन के साथ जुड़ी चीज़ें हैं, इंजॉय है, बचपन से हम देखते आए हैं। आज के दौर में युवा को बताएंगे नहीं तो उनको क्या रुचि होगी। जब आप उनको बताएंगे कि बेटा यहाँ चंबा में रथरथड़ी का मेला होता है, खिन्नू मेला होता है, खिन्नू मेला होता है, वो भगवान चरपटनाथ के जब मंदिर से वहाँ पे एक शोभा यात्रा आती है, वहाँ पे बच्चों को एक रस्म निभाई जाती है। बच्चे बॉल, कैसे खिन्नू बॉल को बोलते हैं, हैंड बॉल की प्रतियोगिता होती है, क्योंकि भगवान चरपटनाथ हैंड बॉल में काफ़ी कुशल लोग थे। तो वो चीज़ें जो हैं बच्चों को बतानी बहुत ज़रूरी हैं। अब बच्चे को 24 घंटे मोबाइल आप देंगे, बचपन में माँ बाप, आजकल मैंने देखा है कि देखना क्या, हमारे घर में भी ऐसे होता था, वो तो थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ा। तो जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी जो पेरेंट्स होते हैं, खासकर जो माएँ होती हैं, वो बच्चों को मोबाइल दे देती हैं और बच्चा देखता रहता है और उसको खाना खिलाएगी। वो बच्चा उसमें बिजी होता है, माँ अपने काम में मस्त रहती है, बच्चा मोबाइल चला रहा है। एड्डा मोटा चश्मा लगता है, इतना बड़ा जब वो बड़ा होता है ना बच्चा, इतना बड़ा, आप मैं दर्शकों को बता रहा हूँ, इतना बड़ा चश्मा लगेगा जब अपने बच्चों को, जब आप मोबाइल पकड़ाएंगे कि बच्चा रोटी नहीं खांदा, ये मोबाइल देना ता ही खांदा, तो इतना बड़ा चश्मा लगांदा। फिर बाद में वो आपको गाली देगा, फिर बाद में बड़ा होके वो बोलेगा आपने मेरे को क्यों नहीं रोका। आप जब बुजुर्ग होंगे, बूढ़े होंगे ना, फिर आपको पता चलेगा कि जब अब आपका बच्चा बोलेगा ना, अब मैंने फलानी नौकरी में जाना था, साला चश्मा आ गया आंख पे है, क्या ये मम्मी आप मेरे को बचपन में रोक नहीं सकते थे, इतना बड़ा चश्मा लग गया। बच्चे की गलती नहीं है, वो ना समझ है। आप उसको जिस चीज़ में डाल रहे हैं वो डाल रहे हैं। आप उसको मोबाइल पकड़ा रहे हैं, अभी 3 साल का बच्चा आपका, उसको आप संस्कार दो, उसको बताओ बेटा हमारे चंबा में ये मेले होते हैं, ये त्यौहार होते हैं। उसको जो आप अगर हिंदू धर्म से जुड़े हैं तो उसको रामायण के बारे में बताओ, गीता के बारे में बताओ, भगवान कृष्ण के बारे में बताओ, पूजा अर्चना जैसे हमारे यहाँ जो अनुष्ठान होते हैं उनके बारे में बताओ कि हमारे नवरात्रे होते हैं बेटे, ये होता है, दिवाली में यहाँ तक दिवाली क्यों मनाई जाती है। इस किताबों में पढ़ने से थोड़ी होगा कि किताबों में लिखा कि दिवाली मनाई जाती है जी, भगवान राम जीत के आए थे अयोध्या में, तो उस वाले उसके पीछे क्या और भी क्या क्या चीज़ें वो बतानी चाहिए आपको। क्या टाइम लगता है आपको बताइए। लेकिन कई माँ बाप ऐसे हैं उनके पास टाइम ही नहीं है, और आज भी कई माँ बाप ऐसे हैं जो बच्चों को पूरा टाइम देते हैं, और वही बच्चे आगे चल के जो हैं जो उच्च स्तर की शिक्षा ग्रहण करके और हाई एजुकेशन पे, हाई रैंक पे जो सर्विस करते हैं। लेकिन आज का मैंने बताया ना, वो बताएंगे नहीं, तो बताओ ना ये चंबा में बेटा ये भी होता है। देखो आपके केबल नेटवर्क में हर चीज़ दिखाई जाती है। दिखाओ उनको बेटा, देखो ये मीनू भाई ने लगाया, रथरथड़ी मेला लगाया, क्या है इसके बारे में बताओ। फिर आपको अगर पता नहीं है तो किसी और से पूछो। कहाँ संस्कृति के बारे में पता होगा बच्चे को, आप बताएंगे नहीं तो कहाँ होगा रुझान आपका उसका। वो जो टीवी में देखेगा, मोबाइल पे देखेगा, वही पढ़ेगा। वो पोकीमोन क्या होता है, वो कार्टून नेटवर्क देखेगा, वो भी कार्टून हो जाएगा। तो बाद में जब 6-7 स्टैंडर्ड होगा, इतना बड़ा चश्मा लगेगा। मेरे बेटे का भी वो आता, उसको भी ऐसे ही लगा चश्मा। वो कार्टून देखते रहना, मैंने उसको मना करना कि बेटा मत देख टीवी नहीं, कार्टून देखना। हम थोड़ा व्यस्त रहते थे, उसकी माँ ने नहीं रोका उसको, रोका भी होगा तो कितना रोका होगा। और एक टाइम ऐसा आया कि वो जब उसकी कंप्लेंट आने लगी कि बच्चा आपका होमवर्क करके नहीं आ रहा है, हमें दिक्कत होगी यार क्या है, तो बोलता मेरा सिर भारी हो रहा है। ऐसे ही मेरी मिसेज ने बोला कि इसके आँख को तो चेक कराओ जाके। और जब आँख चेक कराई, पहली बार में -3 का चश्मा लगा उसको, पहली बार में। तो आप सोचो कि कितनी दिक्कत में था वो। गलती हमारी है, हमारी गलती है, हमने उसको रोका नहीं। टाइम देखो बेटा, आधा घंटा देखना टीवी आपने,
और इतनी दूरी पे देखना है। हर चीज़ का प्रोटोकॉल होता है, हर चीज़ का देखने का, टीवी देखने का भी ढंग होता है। उसको नहीं रोका हमने, और आज वो चश्मा लगा उसको, और मन में बोलता तो नहीं मेरे को, लेकिन उसके मन में तो जरूर आती होगी बात कि अगर मेरे माँ बाप ने मेरे को कार्टून देखने से रोका होता तो आज मेरी आँख में चश्मा नहीं होता। दिक्कतें आती हैं ना, स्पोर्ट्स में जाएगा चश्मा आड़े आएगा। हम बच्चों को संस्कार ये दे रहे हैं कि बस बेटा मोबाइल दिख ते रोटी खा, ते नहीं तो मोबाइल बगैर तो रोटी नहीं खाता। ये क्या बहादुरी है? ये देखो मेरा बच्चा यूट्यूब निकाल रहा है, देखो 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 देखो, ये देखो ये देखो ये देखो गाने निकाल दिए, ये फोटो का बेटा दिखा, फोटो दिखा, हाँ देखो देखो ये दिखा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, गेस्ट आ रहे हैं उनको दिखा रहे हैं। वो आपकी खुशी जो है ना, वो बाद में आपको पता चलेगा कि वो कितनी खुशी है। तो आप अपने बच्चों को, मेरे कहने का ये मतलब ये है कि बच्चों को अपने कल्चर के बारे में बताना शुरू करो ना, कोशिश करो। क्या जाता है आपका, क्या जाना? खाना खाने बैठता ही नहीं कोई आजकल। बच्चे पहले खा लेंगे, रूम में जाएंगे, वो गेम खेल रहे हैं, वो रोटी वहाँ खा रहे हैं, एक मुंह में ऐसे ग्रास जा रहा है और ध्यान वहाँ है, खाना खाया नहीं, आधा खाया, पूरा खाया, कोई पता नहीं है, सिस्टम ही नहीं है कोई। भले ही आपका बच्चा चाहे जितना मर्जी लाइक है, 95% ले ला, 98% ले ला, जब तक उसको आपके यहाँ के कल्चर के बारे में पता नहीं होगा, आपके रहन सहन कैसे होता है उसके बारे में नहीं पता होगा, बाद में लंबे समय तक उसको वो बात दिक्कत आती है। तो हमारे जिस तरह से आज बोलते हैं ना, युवाओं का रुझान बिल्कुल कम हो रहा है, ये भी वजह है, वो हमारी गलती है। बच्चे को क्या पता होगा? बच्चे ने तो मोबाइल देखना, हाँ भाई ठीक है, बड़ा मज़ा आता, ये देख रहा है बच्चा मोबाइल, बहुत मज़ा आ रहा है, हाँ ये देख रहा है। खाना मम्मी खिला रही है, वो खा रहा है, वो पता नहीं वो पचेगा भी नहीं पचेगा। अब जो चीज़ आप मुंह से डाल रहे हैं बस वो निकल जाएगी वैसे ही। हर चीज़ की एक असूल ऊपर वाले ने, भगवान ने जो बनाया, असूल बनाया है कि आपने खाना कैसे खाना है, पढ़ाई कैसे करनी है, अपने माँ बाप के सुबह उठ के कैसे उनको मत्था टेका, पैर पूर तो छोड़ो ना, कम से कम ऐसे ही कर दो, नमस्ते मम्मी जी, डैडी जी नमस्ते, जय हो, हे सूर्य देवता, हे माता रानी, हे भगवान अल्लाह मियाँ जो भी है, हे गॉड, हे वाहेगुरु। मतलब सुबह उठ के कम से कम उनको बोलना, बेटा जब उठोगे तो ये ज़रूर करना आपने। वहाँ से आपकी रूटीन जो है धीरे धीरे बनती जाएगी। करना ही नहीं, हमने भी नहीं किया, हमारे पास भी टाइम नहीं था। पर अब बच्चे तो चलो हमारे ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, पर वो चश्मे की बात मैंने बताई ना, वो जो चश्मा लगा है वो उसको अखरता है अभी। जब भी वो चश्मा देखता है तुम बोलता है यार डैडी क्या है, चश्मा लग गया है, एक जो लग गया मुझे चश्मा। वो गलती हमारी है, हमने उससे रोका होता आज उसके। तो हमारा यह है कि बच्चों को संस्कार देने जरूरी है। हमारे मेले त्यौहार, ये हमारी कला संस्कृति, हमारे गाने चंबा के तो साहब ही नहीं है कोई। तो बैसाखी के अलग हैं गाने हमारे, इसके कुंजड़ी मिला रही है, मिंजर में चलता है, ठीक है, और हर ऋतु के गाने हैं, पता ही नहीं है किसी को। तो वो बस वो जो टीवी पे देखेंगे, वो आजकल रैप का सीजन करो, अच्छी बात है, जिसका इंटरेस्ट है उसमें जाए, कोई ऐसी बात नहीं है। वो भी एक कला है, वो भी एक कला है, उसको भी सही तरीके से करे तो वो भी एक कला है। लेकिन जो हमारी संस्कृति, जो हमारे गाने, लोक संस्कृति, इनकी तरफ जो है बच्चों को रुझान देना जरूरी है, तब जाके बच्चों की रुचि होगी। तो हम बोलेंगे बच्चों की रुचि नहीं रही, कहाँ रहेगी रुचि? आप उसको बताएंगे नहीं तो रुचि कहाँ रहेगी? अब रथनी का मेला ख़त्म हो गया, किसी को पता ही नहीं चला। 4 आदमी ने वो रथनी को उठाया हुआ था और ऊपर आए, लक्ष्मीनारायण मंदिर से पूजा अर्चना की, नीचे अपना चंपावती मंदिर में आए, वहाँ से रस्म पूरी के चले गए। क्या हो गया ख़त्म। पूरा चंबा को पता होना चाहिए कि रथनी का मेला, और पूरे हिंदुस्तान को पता होना चाहिए कि चंबा में देखो ये क्या, इनका क्या कल्चर है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। चाहे कुछ लॉजिक नहीं हो, लेकिन हो तो रहा है ना, इतने सालों से हम परंपरा निभा रहे हैं ना। लेकिन कहाँ बच्चों की कहाँ रुझान होगा, आप खुद सोचो। सर बहुत ही बढ़िया बताया आपने कि ट्रेडिशनल कल्चर को साथ में लेके चलना बहुत ही सिग्निफिकेंट है, क्योंकि जो यूथ जनरेशन है उन्हें अपने ट्रेडिशंस के बारे में कुछ भी नहीं पता, बहुत ही कम नॉलेज है। ट्रेडिशनल कल्चर को साथ में लेके चलना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इससे इंसान की पहचान बनती है और उस जगह की पहचान बनती है जहाँ से आप आए हैं। और साथ ही जैसे कि आजकल जो यूथ जनरेशन है वो ज़्यादातर डिजिटल डिवाइसेस पे रहते हैं,
डिजिटल डिवाइसेस पे रहते हैं, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा आई साइट प्रॉब्लम्स जैसे आपने बताया हो रही हैं, क्रिएट हो रही हैं, और साथ ही में ब्रेन की भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आ रही हैं उसी की वजह से। तो इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को डिजिटल डिवाइसेस की जगह आप थोड़ी ट्रेडिशनल नॉलेज दो, ट्रेडिशन कल्चर के बारे में बताओ, कि जिससे उनकी डेवलपमेंट भी हो और उन्हें अपने कल्चर के बारे में भी पता चले और वो ग्राउंडेड भी रह सकें। सर, जैसे कि आपने 1996 में आपने पत्रकारिता की शुरुआत की, जब न्यूज़ चैनल्स का अस्तित्व भी सीमित था। सर, उस समय कोई चुनौतियाँ क्या थी? आपने सही कहा है। 1996 में, हाँ 1996 में जब मैं ये क्रिकेट और इसमें बहुत तन्मयता से जुड़ा हुआ था, तो मेरे घर में ना एक दिन हमारे जो चंबा के जो है ना केबल नेटवर्क के जो ओनर हैं अमीन मलिक जी, मीनू भाई बोलते हैं उनको, वो मेरे घर आए, ऐसे ही घूमते घूमते आ गए घर पे। तो उन्होंने मेरे को, मैं वहाँ पे ऐसे साइड में गुनगुना रहा था, वाह बोलिया अच्छा 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 ये गाना को बोलिया। मैं बोला जी कोई नहीं, गाना गा ही देंगे। मैंने बोला तो ले पेशे खिदमत है, रुको बोलिया। मैंने अब क्या हुआ? बोले ये ठीक है, ये पहले एंकरिंग करनी फिर गाना गाना। बोले ठीक है। फिर बोले आप यहाँ आ जाओ, वहाँ पर डायरेक्शन शुरू हो गई। उस टाइम ये न्यूज़ चैनल जी टीवी वगैरह कोई न्यूज़ वगैरह कुछ नहीं होता था। तो उन्होंने बोला बेटा ऐसा कर, तू यहाँ से आ बोलता और तूने ऐसे बोलना ऊपर से, तो ये है जो भी है वो माहौल वहाँ पे बना हुआ था। मम्मी भी बैठे थे, डैडी बहनें मेरी सारी बैठी थी, मीनू भाई आए, उन्होंने कैमरा उस टाइम शायद 1000 कैमरा कुछ पैनासोनिक का 95,000 कुछ ऐसा 95 कुछ था कैमरा, बढ़िया कैमरा था उस टाइम उनके पास, क्योंकि वो नेटवर्क से जुड़े थे, केबल नेटवर्क से, तो वो लोकल चैनल वगैरह लोगों को दिखाते थे ना। तो बोले ठीक है। तो मैंने वो न्यूज़ टाइप का थोड़ा सा कर दिया वहाँ पे। तो देखिए दर्शकों, जो भी बोला मैंने उस टाइम बोल दिया, गाना भी गा लिया उन्होंने। वही चीज़ जो थी वो केबल नेटवर्क पे प्रसारित कर दी। फिर दूसरे दिन फिर मिले मेरे को, बोले यार तू अब ना आ जा, बोले मेरे पास। बोले तू बहुत अच्छा, बोले हम ना थोड़ा सा प्रोग्राम बनाते हैं, ये धीरे धीरे शुरू हो गया। हम करते स्टार्ट हो गया काम। फिर एक दिन मैं वहाँ चला गया, वो केबल पे सारे देखते थे ना, केबल पे देखना हमने, वो गार पड़ गई वहाँ पे, अरे देखिए यहाँ पे गार पड़ रही है, यहाँ पे देखिए ये बाघ आ गया है, बाघ का खतरा है, वो शुरू हो गया, रिपोर्टिंग स्टार्ट होगी ना। वो लोकल मीडिया से हम उस टाइम जुड़ गया मैं 96 में। फिर क्या हुआ जी, मैं और मीनू भाई गए वहाँ पे, फिर हमारा साथ हो गया, जोड़ी बन गई, मैं और मीनू भाई। राजकुमार हमारे कैमरामैन थे, राजू भाई छावड़ा जी। फिर हम चले गए मेला में, वहाँ स्वामी भुवनेश्वर शर्मा जी, बहुत ज्ञानी पुरुष हैं वो भुवनेश्वर शर्मा जी। उन्होंने मेरे को बोला यार तू बड़ा टैलेंटेड लड़का है, तू क्रिकेट खेला। वो क्रिकेट के मेरे बड़े फ़ैन थे वो। जब मैं यहाँ क्रिकेट खेलता था तो यहाँ पे वो अपना यहाँ इरावती में नौकरी करते थे, वो नौकरी छोड़ के वो मैच देखने आ जाने मेरे। बोले यार तू तो क्रिकेट का बड़ा अच्छा टैलेंट है। बोले ये भी बड़ा अच्छा काम कर रहा है तू, तेरे को तो न्यूज़ चैनल में होना चाहिए। वो एक हिमाचल टुडे था शायद, कोई चैनल, शायद हिमाचल टुडे का कुछ था कोई चैनल। उन्होंने वो मेरे को माइक आईडी दे दिया, बोले ये ले इस पे काम कर दो। मैंने भी ले लिया, मैंने शुरू हो गया वहाँ पे खबरें भेजने शुरू कर दी हमने। उस टाइम तो मेल पे जाती थी खबर ना। वहाँ से दौर शुरू हुआ। फिर मीनू भाई जी ने मेरे को 1 चैनल, 2 चैनल, 3 चैनल, 4 चैनल, मीनू भाई के पास जेड़े चैनल आने वो ले हम कर, ये ले कर। मेरे को एक बार पठानकोट ले गए, बोले चल वहाँ पे ना कोई हिमाचल हिमाचल न्यूज़ कुछ ऐसा था, बोले वहाँ पे चल। मेरे को ले गए वहाँ पे, उन्होंने 50,000 रुपये दे दिए। बोले तेरे लिए 50,000, बोले चल, बोले तू पत्रकार बनना है बढ़िया वाला। तो वहाँ पे वो मेरे को वहाँ पत्रकार बना दिया उन्होंने। तो वो दौर था, वहाँ से शुरू हो गया मेरा। उसके बाद तो फिर धीरे धीरे आज यहाँ पर न्यूज़ 18 में काम कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चंबा का। और बहुत लंबा सफ़र रहा, बहुत मज़ा आया है पत्रकारिता में। मैंने जिस भी फील्ड में काम किया मैंने पूरा एंजॉय किया उसको, चाहे क्रिकेट हो चाहे नौकरी हो। मेरी नौकरी को मैंने एंजॉय किया, काम किया मैंने नौकरी में भी। ऐसा नहीं है कि मैं
काम नहीं किया। PWD मैंने बहुत काम किया है, और ये अपना पत्रकारिता तो अभी चली हुई है, ये तो चला हुआ है। बहुत ही शानदार सफ़र रहा सर आपका। सर, लोकल केबल नेटवर्क के साथ आपका अनुभव कैसा रहा? सबसे ज़्यादा अगर मैंने इन्जॉय किया ना क्रिकेट के बाद, तो मैंने लोकल नेटवर्क में किया। इसमें मेरी रोजी रोटी भी चली इसमें, क्योंकि जहाँ पे हमने कनेक्शन वगैरह लगाए थे तो वहाँ से मेरे को अर्निंग भी हो रही थी, पैसा भी आ रहा था। और जब मैं मीनू भाई के साथ जुड़ा, मैंने बताया ना आपको कि मेरे घर में आए थे, तो उसके बाद तो मज़े ही मज़े लग गए। फिर तो मेरे को घर वाले भी नहीं बोलते थे कुछ, चले हुए हम कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं। वो मतलब कोई चंबा का कोई ऐसा कोना हमने नहीं छोड़ा, मैं, मीनू भाई और राजकुमार छावड़ा जी वहाँ नहीं पहुँचे हो। कोई भी मेला होगा हमने वहाँ पहुँच जाना, कोई भी कोई छिंज जातर मतलब कोई छोड़नी नहीं हमने। स्कूल में फंक्शन होना हमने वहाँ पहुँच जाना, चले हुए करना। और हाँ, एक बात मैं आपको और बताता हूँ, यहाँ पे चंबा में जैसे उस टाइम ना लाइव दूरदर्शन में होता था मैच, क्रिकेट मैच, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो यहाँ पे चंबा चौगान में ना क्रिकेट मैं तो खेलता ही था, तो मीनू भाई के साथ जुड़ा था। लोकल क्रिकेट मैंने वैसे ही थोड़ी छोड़ दिया था, लोकल क्रिकेट मैं बड़ा खेलता था। तो वहाँ पे मैंने बोला, मीनू भाई ये नहीं हो सकता लाइव हो जाए इतना का? बोले हाँ कोई नहीं, विंचर कर दे से लाइव। बोले तार पाई तो बोले कर दे स्टार्ट। उन्होंने फटाफट कैमरे फिट किए और माइक लगाया, और एम ठाकुर एंकर हो गया, और मैच स्टार्ट हो गया। इरावती होटल में कुछ लोग ना मैच देख रहे थे, पीछे हम दिखा रहे थे, चंबा का भी चला, मैं कमेंट्री कर रहा था। इतने में हमारे श्रीचंद अय्यर जी जो मैंने बताया था, वो मेरे काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने कमेंट्री इंग्लिश में कमेंट्री करना शुरू कर दिया उन्होंने। इतनी अच्छी, उनकी आवाज़ भी बड़ी ज़बरदस्त है। उन्होंने पूरे उसमें फ्लो में इंग्लिश बोली, और क्या उनकी आवाज़ में गर्जन आवाज़ थी। प्रोफेशनल कमेंट्रेटर लग रहे थे वो। हम तो चलो अपने चमयाड़ी भाषा में भी बोल रहे थे, हिंदी में भी बोल रहे थे, सब कुछ बोल रहे थे। उन्होंने इंग्लिश में बोला ना जब, तो जब वो देख रहे थे, बोले अरे मैच कहाँ लगा हुआ है? बोले ये चौगान में लगा हुआ जी। अच्छा रिकॉर्डिंग है? नहीं बोले सर लाइव लगा हुआ है। नहीं ये कैसे हो सकता है, अभी तक मुंबई में लाइव नहीं हो रहा है, यहाँ कैसे लाइव हो गया? बोला नहीं देखो, बोले चल गया। उन्होंने क्या किया, वहाँ पे बंदे अपने खड़े कर दिए और 2 बंदे वहाँ चले गए। तो वहाँ आ गए वो, तो मीनू भाई जी चले गए थे कैमरे पे, वो चला हुआ था लाइव, मैं कमेंट्री बोल रहा था, वो आगे बीच में। बोले सर एक एक्सक्यूज़ मी, ऐसे एक बात पूछनी थी। बोले लाइव हो रहा है? बोले हाँ जी लाइव हो रहा है। बोले हमें दिखाओ। मीनू भाई ने ऊपर कैमरा मार दिया, उनसे 2 बातें कर ली। वो बंदे भागते हुए आ गए वहाँ चौगान में, ओ मीनू, ओ यू आर ग्रेट मीनू भाई। बोले ये तो बोले जाओ इस बोले चंबा जैसी इस जगह में ये कर रहे हैं। बोले यार आप कमाल कर रहे हैं, हद होगी। बोले वो तो बोले तो कमाल हो गया। अच्छा ये था एक और फिर अब जो पिक्चराइजेशन वगैरह दिखाते थे सारे, चंबा का एक लोकेशन ही लग गया, जिस तरफ आप कैमरा मार दो वो लोकेशन बन जाती है। आप इरावती के बाहर खड़े हो जाओ, वहाँ से कैमरा मारो आपको लोकेशन लगेगी, चौगान दिखा दो लोकेशन लगेगी, मतलब जहाँ से आप कैमरा मारेंगे वो बढ़िया लोकेशन होगी। तो मीनू भाई जी के पास इतना एक्सपीरियंस था ना लोकेशन के बारे में। तो एक बार ना पता नहीं कौन फिल्म थी वो, ताल फिल्म, शायद ताल ही थी, हाँ ताल फिल्म थी। तो मुंबई से सुभाष घई डायरेक्टर थे ना, तो उन्होंने किसी ने बोला होगा कि भाई आपने अगर चंबा जाना है तो अमीन मलिक जी से, मीनू भाई से ज़रूर मिलना। बोला ठीक है जी। फ़ोन पे हुआ होगा बातचीत उनकी और उनकी बात। तो हम उस टाइम ना हमारा केबल नेटवर्क था और फाइबर का शुरू हुआ था दौर, फाइबर का हुआ, हमने चंबा में भी शुरू कर दिया था। तो हम ना यहाँ से कोई 20 किलोमीटर दूर तार डाल रहे थे। तो उस टाइम वो था नहीं, मोबाइल का ज़्यादा ट्रेंड था नहीं, तो बातचीत तो उस पर ही होनी थी, STD बूथ पे। तो STD बूथ सुभाष घई जी इंतज़ार करते मीनू भाई का। बोलते वो बोले यार बुलाओ यार उसको। अब बुलाना कैसे, वहाँ तो फ़ोन ही नहीं होना। वहाँ से हम आए तो किसी ने बोला भैया ऐसे सुभाष घई आपका इंतज़ार कर रहे हैं मीनू भाई। बोले हैं? मीनू भाई STD है वहाँ पे बैठे हुए थे सुभाष घई जी। ओ यार मीनू जी, बोले सुभाष घई का दुनिया इंतज़ार करती है। बोले हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। बोले देखो, तो ये होता है कि अगर आपके पास अनुभव है, आपके पास टैलेंट है, तो बड़ी से बड़ी शख्सियत भी जो है
हम खुश नसीब हैं कि हम मीनू भाई के साथ जुड़े हैं, हम अमीन शेख चिश्ती जी के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत खुशी होती है कि इतने टैलेंटेड लोगों के साथ हम, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। और आज हम जितना भी इस मुकाम पे आकर बैठे हैं, अगर कल्चर में मेरे का इंटरेस्ट पड़ा तो मीनू भाई और चिश्ती जी का था। अगर न्यूज़ का आया तो अब मैं केबल में नहीं होता तो किसने पूछना था मेरे को, केबल नेटवर्क में नहीं होता तो न्यूज़ चैनल का किसने पूछना था। वो खुद भी कर सकते थे, वो खुद भी कर सकते थे न्यूज़ का, लेकिन उन्होंने बोला नहीं यार तू बढ़िया कर दा, तू कर। एक टाइम था 7 चैनल में काम करता था मैं, 7 चैनल में एक साथ, और चंबा में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कोई था ही नहीं। मैंने बैग में 7 माइक आईडी लेके जाना और सब हंसते थे, बोले बैग उठा के कहाँ चला होता है। और ये जो चीज़ें आज घटित हो रही है ना, ये हम 96 में कर चुके हैं, 96-97 के दौर में हम ये सारा कुछ कर चुके हैं। ये जो रील्स बनाई जा रही हैं, ये जो भी आजकल ये फेसबुक ये यूट्यूब में लोग बना रहे हैं ना, ये यहाँ देखिए ये हो रहा है, वो हम पहले कर चुके हैं, ये सारा कुछ कर चुके हैं। एक से एक बढ़िया कैमरे, मैंने तो ख़रीदे नहीं कैमरे, एक बार न्यूज़ चैनल के लिए था, बाकी मीनू भाई जिंदाबाद। वो नए PD 170 जब एक दौर आना कैमरे का भी, ये कैमरा नेशनल चैनल का कैमरा है, तो हमारे पास वो आ जाना, फिर हमने भी उठा के जाना कैमरा कि हमारा कैमरा। बड़ा मतलब पूरा एंजॉय किया मैंने केबल नेटवर्क में ना, और आज भी जुड़े हैं हम उनके साथ। आज भी कोई चीज़ होती है तो हम जाते हैं उनके साथ। थोड़ा सा लोगों का रुझान जो है ना, जो डिजिटलाइजेशन हुआ ना, उसके बाद थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन जो लोकल चैनल का, लोकल नेटवर्किंग, लोकल चैनल जो सिटी चैनल और ये जो भी हलचल है, इसकी तरफ आज भी लोगों का रुझान है। और हमें उनको बताना होगा, हमें उनको दिखाना होगा कि हमारी संस्कृति, जैसे मैंने पहले बताया ना आपको कि माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है, हमारा भी फ़र्ज़ है कि हमें भी दिखाना चाहिए। अब ये हमारी गलती थी, उस दिन रथ रथनी का मेला हुआ तो हमें दिखाना चाहिए था, हमने नहीं दिखाया। हम दिखाते लोगों को तो लोगों ने बोला यार ये तो पूरा होना चाहिए था। अब किसी को पता ही नहीं चला, प्रशासन को पता नहीं चला कि हाँ भी रथ रथनी का मेला भी होता है कोई। और ये चीज़ें जुड़ी हैं, हमारे समाज के साथ जुड़ी हैं, हमारी संस्कृति के साथ जुड़ी हैं, इनको उजागर करना बहुत ज़रूरी है। तो केबल का ये मेरा बहुत बढ़िया मज़ेदार एंजॉय है इसमें। एक टाइम था जैसे GTV पे, GTV पे अंताक्षरी थी शायद, तो हमने यहाँ पे वो शुरू कर दी चंबा में। यहाँ रंगमहल में हमने एक रूम लिया, वहाँ पे खुद हमने उसको डेकोरेट किया पूरे कमरे को। वहाँ पे हमने वो बनाए, टेबल बनाए, सूरज चांद सितारे। तो वहाँ पे हमने एक बच्चे को जैसे बोल दिया कि भाई एक बच्चा आ जाए। अंताक्षरी जैसे 5 राउंड होते हैं, मैं उसमें एंकरिंग करता था, मीनू भाई डायरेक्टर थे हमारे, ये राजकुमार छावड़ा जी कैमरामैन थे। तो हमने वो M 9500 कैमरा होता था, पैनासोनिक 9500, उस पर ही एडिटिंग होनी, वो अगर कट हो जाए तो उसको रिवर्स करना। आजकल तो बड़ा आसान काम हो गया है, हमने तो उस दौर में काम किया है जिस टाइम में एडिटिंग नहीं होती थी। इतनी क्रेज़ होगी, आप हैरान होंगे सुन के, इतनी क्रेज़ थी कि एक बच्चा, हमने 3 टीमों में एक बच्चा बिठाना, तो धीरे धीरे कर 2 हो गए। फिर माँ बाप ने मीनू भाई को तंग करना, हमारे बच्चे को भी लो, चलो 3 उठा दो, 3 बैठ गए। अब छोटी सी जगह, छोटा सा, अब इतना ही कमरा था, वो थोड़ा इससे ज़्यादा था, 3 टेबल हो, इतनी हालत ख़राब हो गई कि एक दिन में 100 बच्चे आ जाने वहाँ पे, चुनना मुश्किल हो गया, सारे नाराज जाने, तुम्हारी ऐसी ऐसी हमारा बच्चा लिया हुए थे। वहाँ लंगर लगे हुए थे, संडे को वहाँ पूरी धाम लगती थी, बड़ा एंजॉय था मतलब। और सुभाष गई जी देख के हैरान हो गए, बोले यार आप, उन्होंने देखा अंताक्षरी, बोले यार आप इतने से छोटे से शहर में कभी लाइव कर रहे हैं, कभी आपकी अंताक्षरी चली हुई है, ये है क्या? बोले यार आप, और एडिटिंग कैसे करते हैं? बोले ये बस ऐसे करते हैं। और राजकुमार छावड़ा ने ऐसे करना, कट, मीनू भाई बोला कट, अच्छा ठीक। फिर वो ऐसे रिवर्स होना, उसने देखना, उस पॉइंट पे पहुंचाना कैमरा, फिर वहाँ से स्टार्ट होनी रिकॉर्डिंग। ये थी एडिटिंग, वो था कमाल था, वो था उनका। हमने तो एंकरिंग करनी, जो हमने हमारे पास लिखा होना हमने पढ़ देना, जो बच्चों ने वो गाने गा देने। एक दिन पहले हमने वो कैसेट रिकॉर्ड करनी, जाके पहले ऑडियो कैसेट का दौर था, वहाँ पे गाने हमने पूरे कैसेट में रिकॉर्ड करने, फिर वीडियो
वीडियो कैसेट जो थी, पहले वीडियो कैसेट होती थी, बड़े VCR में चलती थी। मीनू जो आगे तो हज़ारों कैसेटें थी वहाँ पे। मैंने जाना वहाँ पे 2-3-5 गाने वो निकाले वहाँ से, 5 कैसेटों में गाने वहाँ पहुँचा के, फिर वो एक राउंड था ना कि गाना लगाना और पहचानो उसको। कुल मिला के इतना एंजॉय था। तो सुभाष घई जैसे डायरेक्टर देख के हैरान हो गए कि यार आप इतनी सी छोटी सी जगह में, हद हो गई बोले। उस टाइम को एक दूरदर्शन होता था, दूरदर्शन चैनल होता था, लोग उसी को देखते थे। यहाँ पे भूल गए थे सारे, जिस टाइम ये काम चलता था सिटी चैनल का, भूल गए सारे। बड़े बड़ों ने शुरू किया, बड़े बड़े बंदे आए जिन्होंने ये कंपटीशन शुरू किया। जैसे यहाँ आते थे, शिमला से आए, शिमला से बंदे आए, शिमला केबल नेटवर्क वाले, मीनू भाई के पास है, बोले यार हमने देखना आप क्या कर रहे हैं, बताओ हमारे को। हम गए, फिर वो देख के अच्छा ये करें ये करें। सोचिए आप, उस टाइम चंबा जैसी जगह, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे सुविधाओं का अभाव, उसके बावजूद मुंबई, दिल्ली, शिमला, ये लोग यहाँ मीनू भाई के पास आ रहे हैं, हमें बताओ यार आप क्या कर रहे हैं। हमारे रिश्तेदार यहाँ से गए थे, उन्होंने बताया चंबा में देखो जाके क्या हो रहा है, ये भी करो स्टार्ट आप। तो ये उसके बाद हुआ सारा वीडियो एल्बम जो शुरू हुई उसके बाद शुरू हुई, ये चंबा के लोकल कार्यक्रम उसके बाद शुरू हुए। मतलब कुल मिला के पूरा एंजॉय किया। और एक बात और, जैसे कोई इस चीज़ को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है ना, जैसे मीनू भाई ने, मेरे को लगता है आज अब तो 1,00,000 क्रॉस हो गए उन्हें प्रोग्राम, 1,00,000 से भी ज़्यादा हो गए उन्हें। किसी से कोई एक पैसा नहीं लिया उन्होंने। अगर वो पैसा कमाने वाले होते तो आज कहाँ से कहाँ तक पैसे पहुँचाने थे। ये लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए किया, एंजॉय करिए। लोगों के लिए आप करेंगे ना तो आपको सेटिस्फेक्शन होगी। लोगों के लिए कर रहे हैं आप, अपने लिए तो सारे करते हैं, लोगों के लिए करो ना। एक बुजुर्ग आएंगे, शाबाश मेरा बेटा मीनू, तूने हमारे को चंबा में घर में बैठ के मिंजर दिखा दी। तो आप सोचिए उस मीनू जी को कितनी संतुष्टि मिली होगी बोल के। तो ये एंजॉय हमने केबल में बहुत किया है। सर इतने शानदार किस्से सुन के बहुत अच्छा लगा। सर आज आप न्यूज़ 18 जैसे बड़े नेटवर्क से जुड़े हैं। इस सफ़र में सबसे कठिन और सबसे गौरवपूर्ण क्षण कौन से रहे? देखिए, जहाँ तक न्यूज़ 18 का सवाल है, मैं पिछले 8 साल से इस नेटवर्क के साथ, 18 नेटवर्क के साथ जुड़ा हूँ। और इतनी मतलब इतना एंजॉय करते हैं, और वो नेटवर्क इतना ज़बरदस्त है कि वो हर बंदे को साथ लेके चलते हैं। अगर कोई आपको दिक्कत है, वो आपकी दिक्कत में ज़रूर जुड़ेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो पूछेंगे, फिर उसका समाधान भी करेंगे। तो नेटवर्क, न्यूज़ 18 नेटवर्क इतना ज़बरदस्त नेटवर्क है, बड़ा मज़ा आ रहा है काम को। वही बात आ गई ना, क्रिकेट में मैंने एंजॉय किया, केबल में तो कर ही रहा हूँ, म्यूज़िक में भी मैंने एंजॉय किया, और केबल नेट अपना न्यूज़ 18 में भी एंजॉय कर रहा हूँ। क्योंकि ये जो संस्थान है ना, ये मतलब दुनिया का नंबर 1 लग रहा है मेरे को। मैंने बहुत से चैनलों में काम किया, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे को मीनू भाई ने दर्जनों चैनल, अब तक मेरे घर में एक टाइम बोरी भर की होती थी उनकी माइक आईडी की ना, तो एक चैनल पकड़ना, दूसरा छोड़ना, फिर एक टाइम अक्ल आई यार पैसे नहीं मिल देते आ गया था दिमाग में कि इसमें पैसे नहीं मिलते हैं, ये नहीं करना हमें। अब न्यूज़ 18 है, इसमें पैसे भी मिलते हैं, मान सम्मान भी है। और वहाँ पे जब बुला के, जब वो बोलते हैं ना कि आप बहुत बढ़िया काम करें, जब मीटिंग होती है ना, तो वहाँ अप्रिशिएट करते हैं ना, हेम जी आप चंबा में बैठ के बहुत, इतना गौरव में एहसास होता है उस टाइम। बाकी कठिनाइयाँ तो हर काम में है, कोई भी काम है, चाहे आपकी पढ़ाई है उसमें भी कठिनाइयाँ हैं, आप स्कूल जाते हैं रास्ते में बारिश में, ये है वो है, मतलब हर जगह कुछ ना कुछ दिक्कतों का सामना तो हर किसी को करना पड़ता है। अब न्यूज़ में तो काफ़ी होता है, आजकल के दौर में तो आप किसी की खबर लगाएंगे तो वो नाराज़ हो जाएगा, वो कोई बड़ा रसूखदार व्यक्ति होगा तो उससे तो आपको वैसे ही खतरा हो जाएगा। तो अब तो बहुत बदल चुका है, ज़माना बहुत बदल चुका है, कठिनाइयाँ बहुत हैं इसमें, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आप अपनी पर्सनल जो आपके अपने विचार है ना, वो कभी नहीं रख सकते। बहुत बदलाव आ गया इसमें, बहुत ज़्यादा। लेकिन उसके बावजूद भी हम इसको एंजॉय कर रहे हैं। हर चीज़ में खुश रहना चाहिए। अगर आपके दिल में दुख है ना, तो आप खुश रहो, आपका काम अपने आप हो जाएगा। जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो व्यक्ति मतलब जो भी काम कर रहे हैं उसमें खुशी खुशी रहना चाहिए और आगे प्रोग्रेस करना चाहिए। और सर, पत्रकारिता के क्षेत्र में
विश्वसनीयता और निष्पक्षता बनाए रखना कितना कठिन होता है? पत्रकारिता में विश्वसनीयता जो है बहुत कठिन। मैंने पहले वाला ना कि पत्रकारिता कठिन हो गया, क्योंकि जो सोशल मीडिया में आ रहा है ना, जो कुछ भी, जैसे अभी मणिमहेश यात्रा थी, कितनी खप पड़ी सोशल मीडिया में, 2500 लोग मार दिए। एक फिगर होती है, अब विश्वसनीयता कहाँ रहेगी? लोग तो सोशल मीडिया को मानेंगे। कहते हैं ना कि जो दिखता है वही बिकता है। अब जब तक मीडिया दिखाएगा कि मीडिया की छवि भी कुछ ऐसी बना दी गई है कि लोग थोड़ा कम भी विश्वास करने लगे हैं, सोशल मीडिया पे ज़्यादा करने लगे। लेकिन सोशल मीडिया पे आप जो फैक्ट देख रहे हैं ना, अब मैंने बोल दिया जी मणिमहेश में 2500 आदमी ख़त्म हो गए हैं, और बंदा मान गया, वो आगे बोलेगा 2500 कौन हो रही होते, बुरी हालत है, तबाही है। उनको हमने पूछा आपने देखे? नहीं, हमने तो 2 देखे। अब 2 और 2500 में कितना डिफरेंस है? अगर मणिमहेश में 2500 यात्री मरे होते तो आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या माहौल होता वहाँ का। 2500 एक फिगर है, 2500, 2500, हद है। ऐसे बोल दिया। अब जिन लोगों के माँ बाप वहाँ बैठे हुए हैं, क्या बोलते, घरों में, जिनके बच्चे मणिमहेश यात्रा के लिए गए हुए हैं, आप सोचिए, वो बोल रहे हैं कि 2500 आदमी वो ख़त्म हो गए। उन्होंने क्या सोचा होगा? कई तो हार्ट पेशेंट है बेचारे, वो अपना बच्चा देखेगा उनको, अरे मेरा बच्चा ठीक है कि नहीं। तो ये चीज़ें जो भ्रामक प्रचार है ना, तो विश्वसनीयता बड़ा ज़रूरी है। वो कैसे, अब ये सोशल मीडिया वाले, हाँ जो सही हो रहा है ना, जैसे ये गिर रहा है जी, ये लैंडस्लाइड हो रहा है ना, वो दिखाया ना, वो सच्चाई है। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? कुछ भी, हर कुछ बोल सकते हैं। ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप? बिना ऑथेंटिसिटी के कैसे बोल सकते हैं? आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है। आप आज के दौर में एक कोई जानवर भी नीचे मरा पड़ा होता है तो वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं लोग, ये देखिए जानवर मरा, ये यार ऊपर इतने लोगों को आप बोल रहे हैं, इतने लोग बेचारे वो हैं, तो किसी ने उसका वीडियो नहीं बनाया होगा। आप सोच सकते हैं, आप खुद अंदाजा चलेगा फ्रेंड जी, अगर वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ होता तो क्या किसी ने वीडियो नहीं बनाया होगा वहाँ पे? जिसको भी पूछो वही बोलता है हाँ 2-3 तो हमने देखे। अब जो फिगर दे रही है कि भाई मणिमहेश यात्रा के दौरान 17 लोगों की जो मौत हुई है, एग्जैक्ट फिगर वो है। उसके अलावा जो एक्सीडेंटल हुए हैं, ये जो मानसून में जैसे एक्सीडेंट में मरे हैं, वो जो मिला के जो भी 22-30 जो भी आंकड़ा वो अलग है। लेकिन जो मणिमहेश यात्रा जो हुई थी उसमें उन्होंने सही आंकड़ा बताया है। उसके अलावा कोई बता दे कोई डेड बॉडी मिली हो, तो ऐसा थोड़ी होता है। इसीलिए हाँ, विश्वास करो आप, सोशल मीडिया भी विश्वास करो, ज़रूरी है वो सोशल मीडिया, क्योंकि मीडिया में कई चीज़ें दिखाई नहीं जा सकती हैं, आप सोशल मीडिया में देख सकते हैं, उसे तुरंत देख सकते हैं, और आपको इमीडिएटली आपको न्यूज़ पहुंच जाती है। अगर कहीं मौसम ख़राब है तो आपको पता चल जाएगा सोशल मीडिया में कि मौसम ख़राब है, भाई वहाँ नहीं जाना है। अब सोशल मीडिया में फैल गया कि चंबा में मणिमहेश यात्रा रोक दी गई, जब तक न्यूज़ जाती तब तक वहाँ पे खबर पड़ गई कि भाई मणिमहेश यात्रा रोक देगी, लोग वहीं रुक गए। अब सोचो आप 15,000 आदमी यहाँ रुका हुआ था, अगर और भी आ जाता तो यहाँ तो लाखों की संख्या में रोकना मुश्किल है, प्रशासन के लिए दिक्कत हो जानी थी। लेकिन वहाँ पे सोशल मीडिया का अहम भूमिका थी। लेकिन बीच में कई लोगों ने अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए जो इस तरह का भ्रामक प्रचार किया, वो एक बड़ा निंदनीय काम था। और इसमें एक जो आपने बोला ना कि विश्वसनीयता ख़त्म हो जाती है, क्या विश्वास करेंगे लोग? कितना ज़रूरी है, हमारी जिम्मेवारी क्या है? आप अगर कुछ किसी को कोई चीज़ बोल रहे हैं तो आपकी जिम्मेवारी से बताओ ना। उस बात पे कितने लोग मतलब निर्भर करते हैं, जो आप बोल रहे हैं उसके साथ कितने लोगों का जुड़ाव हो, कितने लोग जुड़े होंगे उसके चीज़ के साथ जो आप संदेश दे रहे हैं। अब हम पत्रकार हैं, हमारा काम है लोगों की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना, ये हमारा काम है। हम जज नहीं हैं, हम जजमेंट नहीं दे सकते हैं कि ये गलत हो रहा है, ये हो रहा है। अब वहाँ पे जो हो रहा है वो क्या हो रहा है वो उसको पता है ना बंदे को। हमारा काम है कि आपने बोला कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमने सरकार को बोल दिया कि सर इनके साथ अन्याय हुआ है, फिर सरकार और आप देखेंगे कि सही हुआ है या नहीं हुआ है। हम जज नहीं करेंगे उसको। लेकिन आजकल तो सारे मैक्सिमम जज ही बन गए और सीधे
डायरेक्ट ही बोल देते हैं कि मनिमेश में ऐसे हो गया। तो वो एक मैं आपको इसीलिए जोड़ रहा था ये पत्रकारिता के साथ, क्योंकि अभी ये हाल ही का एक इंटरनेशनल विश्वविख्यात मनिमेश यात्रा, तो पूरी दुनिया की नज़र होती है इसके ऊपर, और वहाँ पे जो जम्मू में हुआ उसी के साथ आप इसको जोड़ रहे हैं, तो कहाँ रही विश्वसनीयता? ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़रूरी हैं। युवाओं को भी सोचना चाहिए कि अगर आपने मतलब कोई चीज़ बतानी है तो सही बता दे। टीआरपी मिलनी है ना, टीआरपी तो ऐसे ही मिल जाएगी। अगर आप पुट्ठा सीधा डांस करें उसमें भी आपको टीआरपी मिल रही है। तो ऐसा समाज में एक गलत मैसेज जा रहा है, वो टीआरपी के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए कभी भी। तो ये चीज़ें जो आपने पूछी वो उस पर ये प्रश्न चिन्ह तो जरूर उठता है। तो अब जो ये चीज़ दिखा रहे हैं ना, तो पत्रकारों को बोलेंगे ना यार आपने दिखाई थी। सोशल मीडिया क्या है, प्रिंट मीडिया क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है, लोगों को इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। अब जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाला होगा, जब तक वो प्रॉपर चीज़ नहीं दिखाएगा, कभी नहीं दिखाएगा आप चैनल पे, कभी नहीं दिखाएंगे। इसके एथिक्स हैं अपने, हर चीज़ का रूल है। आप किसको फ़ोटो कैसी दिखानी है, कैसी नहीं दिखानी है, ये पूरा रूल बना होता है। क्या नहीं दिखाना है, कौन सा शब्द आपने इस्तेमाल करना है, वो इसमें आता है। तो इस सोशल मीडिया की वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। अगर सोशल मीडिया तो बहुत बढ़िया काम है सोशल मीडिया का, क्योंकि जानकारी तुरंत पहुंचानी मकसद यही होता है मीडिया का, कि लोगों तक जानकारी पहुंचानी, और वो बिल्कुल विश्वसनीयता के साथ होनी चाहिए, सेंटिटी होनी चाहिए उसकी, उसके मतलब सही चीज़ होनी चाहिए वो, कि हाँ ये हुआ है तो हुआ है, अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ है। क्यों दिखाना वहाँ पे, क्यों लोगों को भ्रमित करना? तो ये बहुत ज़रूरी है। आने वाले टाइम पे इस पर लोगों को विचार करने की ज़रूरत है। सही कहा सर आपने। ये जो फेक न्यूज़ फैलती हैं, इनकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो ट्रस्ट फैक्टर है लोगों का, वो ख़त्म हो रहा है। और सर आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि युवा पीढ़ी जो खेल, पत्रकारिता या सरकारी सेवा में जाना चाहते हैं, उन्हें आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए चाहे सरकारी नौकरी हो, सरकारी नौकरी तो ख्याल अब बहुत कम हो चुकी है, चाहे खेल जगत हो या फिर पत्रकारिता हो, हाँ अगर आपका इस चीज़ में इंटरेस्ट है तब आप इसमें आइए। अदरवाइज़ ज़बरदस्ती वाला काम कभी नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आप घर वालों ने बोला कि तूने पत्रकार ही बनना है और तूने डॉक्टर ही बनना है, तूने मतलब ये करना ही करना है, तो वो कभी कामयाब नहीं होगा। 100 में से 2 कामयाब हो भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनता है। तो उसकी बचपन से वो देखते हैं, तो उनका जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर है ना, तो बचपन से वो देखता है कि मेरे मम्मी डैडी डॉक्टर हैं, तो उसका दिमाग में वही होता है ना, तो उसका भी लगाव उसी में जा जाता है, उसका रुझान उसी में होता है। क्रिकेटर है तो क्रिकेटर की तरफ जाएगा वो। अब मेरा बेटा तो, हालांकि मैंने उसको क्रिकेट ज़्यादा खेलना दिया नहीं, पर उसका इंटरेस्ट था उसमें कि मेरे फादर पापा मेरे क्रिकेट खेलते थे, मैंने भी खेलता है वो, कभी कभी ग्राउंड में जाता है। तो मेरा तो यही सुझाव रहा कि जिस फील्ड में अगर आपका इंटरेस्ट है तभी उस फील्ड को चुनिए। अदरवाइज़ जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है ना उसमें जाइए, दूसरे में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर वहाँ पे आपका जो दिमाग है ना वो थोड़ा भटक जाएगा। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं ना तो डॉक्टर बनिए, लगन से काम करिए, ईमानदारी से काम करिए। कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है, वैसे तो हर काम मुश्किल है, लेकिन अगर आपके दिल में सच्ची लगन है, ईमानदारी से निष्ठा से आप काम कर रहे हैं, तो कोई भी काम आपके लिए बड़ा नहीं होगा, मामूली होगा। आप हर काम कर सकते हैं। क्रिकेटर बनना आपने प्रैक्टिस करिए, डट के प्रैक्टिस करिए, पर लगन आपकी उसमें ही होनी चाहिए। आप क्रिकेट खेलने के लिए जा रहे हैं, आप वहाँ नशे के चक्कर में पड़ गए हैं, यार कार के साथ मस्ती करने के लिए मोटरसाइकिल पकड़ा चल घुमाते हैं, बस ख़त्म वहाँ पे सारा काम। कि आपने, आपका पैशन क्रिकेट था, लेकिन वहाँ पे जाके आपने फिर वो दूसरे एंगल में, दूसरी तरफ घुस गए कि देखा भाई वो क्रिकेटर है, मैं नहीं बनना है। आपका इंटरेस्ट है तब आओ आप ना, देखा देखी में मत जाओ। आपके दिल में जो चाहा है आपकी, जो आपने सोचा है बचपन में कि मैंने ये बनना है, उसको ही आप अपना एम बनाओ। आप
कभी नहीं हो सकता कि आप कामयाब नहीं होंगे। आप उसमें 100% कामयाब होंगे, लेकिन ईमानदारी से, मेहनत से, निष्ठा से आपको वो काम करना होगा। जी बिल्कुल सर। सर अब हम अपने इस सेशन को रैप अप करेंगे एंड आई वांट टू आस्क वन लास्ट क्वेश्चन। आपके अनुसार सफलता की असली परिभाषा क्या है? जी आफरीन, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा कि सफलता की जो परिभाषा है। सफलता मेरे हिसाब से सफलता ये नहीं है कि मैंने पैसा कमा लिया मैं सफल हो गया, मैं ये बन गया मैं सफल हो गया। जब तक आपके काम से दूसरे व्यक्ति को फ़ायदा नहीं होगा या वो बंदा आपसे खुश नहीं होगा, तब तक आप सफल नहीं हैं। आपके परिवार के प्रति कर्तव्य जो होगा, आपके बच्चों के प्रति कर्तव्य जो होगा, हमारी सफलता यही होगी कि हमारे बच्चे किसी अच्छे मुकाम पे पहुँचे हैं। अब देखिए, मेरे माँ बाप ने वो सफल हैं, ये मैं मानता हूँ इस बात को कि मेरे माँ बाप अपने काम में सफल हो गए। उन्होंने नौकरी भी की, घर बार चलाया और बच्चों को अच्छी जगह पहुँचाया, वो सफलता है। ये सफलता नहीं कि मेरे पापा सुपरडेंट रिटायर हुए PWD में, या मेरी मम्मी नर्स थे, या मेरी दीदी ने PhD की हुई है। मेरे माँ बाप की सफलता ये है कि उन्होंने हमें अच्छे मुकाम तक पहुँचाया। अब वही हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दें, उन्हें अच्छे मुकाम तक पहुँचाएँ और ऐसी जगह उन्हें पहुँचाएँ कि वो उन आने वाले समय में, भविष्य में, अगर वो अपने बच्चों को अच्छी जगह पहुँचाना चाहें कि वो भी सफलता। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप अपने परिवार के प्रति बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, अपने बच्चों को आप सही जगह पे पहुंचा रहे हैं माँ बाप, वो सफलता जो है आपके जीवन में सबसे बढ़िया सफलता मानता हूँ उस चीज़ को कि आप सफल हो गए भाई, आपका बच्चा ये मुकाम हासिल कर गया है। ठीक है ना। मेरा फ़र्ज़ था, मेरे माँ बाप ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इसको एंजॉय करके भूल नहीं जाऊँ कि खांदे जो रहा बच्चे अपू जे करना कर दे रहा अपू, मैं पढ़ाई ते बस जे करना नहीं। जब तक वो उस मुकाम को हासिल नहीं कर सकते हैं, करेंगे जो उन्होंने सोचा है, तब तक हमें उनका साथ देना, तब आप सफल मानेंगे आपको, अपने आप को, कि भाई हाँ मैं आज सफल हुआ। और दूसरा ये है कि आपका जो भाईचारा है, दोस्त यार का दोस्त हैं, उनके साथ भी आप जो हैं वो एक फ्रेंडली माहौल बना के रखेंगे, दूसरे की मदद करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, किसी को झूठ नहीं बोलेंगे, धोखा नहीं देंगे, और वो लोग अगर आपके काम से संतुष्ट होंगे तब भी आप एक सफल व्यक्ति माने जाएंगे कि नहीं यार ये बंदा ठीक है। और जब आप इस सबने जाना ही है, स्वाभाविक सी बात है कि एक ना एक दिन ये शरीर सबने छोड़ना है। जब आप इस संसार को छोड़ के जाएंगे, आपके पीछे वो लोग जब बोलेंगे ना कि यार वो आदमी था ना, वो था बंदा, बस वो है आपकी सफलता। अब जो आप करोड़ों रुपए कमा गए, लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की आपके पास गाड़ियाँ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं आपके पास, और जब मर गया बरा होया मरी गया, खरा होया मरी गया, मुकदा जान छुड़ी, वो क्या सफलता है? अगर आपके समाज में कोई मतलब इस तरह की कोई लोगों में खुशी नहीं है आपके प्रति या सोच नहीं है, तो फिर क्या सफल हो गया आप? अपने लिए हो ना, फिर अपने लिए थोड़ी भेजा ऊपर वाले ने आपको सिर्फ जा भाई तू सफल हो जाएगी। अपने लिए, बच्चों के लिए, समाज के लिए, हर किसी के लिए आपको सफल होना, तब आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति माने जाएंगे कि जब आप इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे तो बोला जाएगा कि नहीं यार वो फलाना बंदा था ना, वो ग्रेट था, वो है सफलता। बाकी क्या सफल होना, बाकी पैसे तो हर कोई कमा रहा है आजकल। ये मेरी सोच है, वैसे बाकी जो सोचते हैं वो उनकी अब क्या है। जी बिल्कुल। एक व्यक्ति जिसने जीवन को सीमाओं में नहीं अवसरों में देखा, जिसने हर मोड़ को एक नई दिशा में बदल दिया, चाहे वे क्रिकेट का मैदान हो, कैमरे का लेंस, सरकारी सेवा की जिम्मेदारी या पत्रकारिता का। सर, हम आपके समय और अनुभव के लिए आभारी हैं। शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी अफरीन जी। आशा करते हैं कि उनकी कहानी उन तमाम युवाओं को प्रेरित करेगी जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं।
और कुछ अलग करने का जज्बा रखते हैं। कभी अवसर बदल जाते हैं, कभी मौसम बदल जाते हैं, परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, लेकिन एक अच्छा खिलाड़ी हर मौसम में, हर मैदान में खेलने का हौसला रखता है। ये आसमां छिन गया तो क्या, ये आसमां छिन गया तो क्या, नया ढूंढ लेंगे हम वो परिंदे नहीं जो उड़ना छोड़ देंगे। मत पूछ हौसले हमारे आज कितने विश्रब्द हैं, मत पूछ हौसले हमारे आज कितने विश्रब्द है। एक नई शुरुआत, नया आरंभ तय है, माना अभी हम निःशब्द हैं, माना अभी हम निःशब्द हैं। ये पारावर छूट गया तो क्या, नया सागर ढूंढ लेंगे। ये पारावर छूट गया तो क्या, नया सागर ढूंढ लेंगे। हम वो कश्तियाँ नहीं जो तैरना छोड़ देंगे, जो तैरना छोड़ देंगे। चलते रहेंगे जब तक श्वास है कदम, चलते रहेंगे जब तक श्वास है। परिस्थिति से परे स्वयं पर हमें विश्वास है। एक रास्ता मिला नहीं तो क्या, एक रास्ता मिला नहीं तो क्या, नई राहें ढूंढ लेंगे। हम वो मुसाफिर नहीं, हम वो मुसाफिर नहीं जो चलना छोड़ देंगे। ख्वाबों को महकता रखते हैं, ख्वाबों को महकता रखते हैं, हम मंजिलों से राब्ता रखते हैं। नशा हमें हमारे फितरत का, नशा हमें हमारे फितरत का, हर हार करती है बुलंद इरादा जीत का, बुलंद इरादा जीत का। ये मुकाम नहीं हासिल तो क्या, ये मुकाम नहीं हासिल तो क्या, नए ठिकाने ढूंढ लेंगे। हम वो शय नहीं, हम वो शय नहीं जो अपनी तलाश छोड़ देंगे। हम वो परिंदे नहीं जो उड़ना छोड़ देंगे, हम वो परिंदे नहीं जो उड़ना छोड़ देंगे। हेम सिंह ठाकुर जी से बातचीत के दौरान ये समझ में आया कि सफलता किसी एक क्षेत्र में नहीं, बल्कि अपनी पहचान को निरंतर विस्तार देने में है। उनकी यात्रा हमें ये सिखाती है कि जीवन में कभी एक दरवाज़ा बंद हो तो दूसरा ज़रूर खुला होता है। बस ज़रूरत है उसे देखने और उस पर चलने की हिम्मत की।